मित्रों का अभिनंदन स्वागत। और आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस प्लेटफॉर्म पर आपका एसएसटी का पूरा जो टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड है या किसी और भी एग्जाम के लिए एसएसटी कंप्लीट कराऊंगा। और उस एसएसटी में दो टॉपिक स्पेशली मेरे नाम है, जैसे कि एक पॉलिटिकल साइंस है। मित्रों, पॉलिटिकल साइंस में पूरा का पूरा कवर कराऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री भी मैं आपको दूंगा पूरा कंप्लीट। तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री बहुत ही डीप दूंगा और वो भी अभी फिलहाल निःशुल्क चल रहा है आपके सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज चूंकि इसके पहले हमने दो टॉपिक पर चर्चा किया, एक तो राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन होता है, और दूसरा आपका कल सुकरात के बारे में चर्चा किया था कि सुकरात के प्रारंभिक जीवन क्या थे, सुकरात की शिक्षाएं क्या थी और उसका जो है राजनीतिक विचार क्या था, उसके बारे में हमने बात किया। दोस्तों, अब हमें बात करना है प्लेटो के बारे में। आप जानते हैं प्लेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्लेटो ही स्पेशली टीजीटी में प्लेटो से ही शुरुआत होती है और प्लेटो से बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो नहीं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, कोई शायद ऐसा एग्जाम हो जहां पर प्लेटो ना आया हो, बाकी दो चार क्वेश्चन प्लेटो से निकल कर आता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो अगर मैं प्लेटो के बारे में बात करूं, भाई प्लेटो कौन था, कैसे था, तो सबसे पहले तो उसके प्रारंभिक जन्म के बारे में देखें, प्रारंभिक जीवन के बारे में, फिर उसके विचार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर जन्म के बारे में दोस्तों बात करूं तो जैसे देखिए, जन्म इसका 427 ईसा पूर्व में हुआ था और वो यूनान में हुआ था, यूनान के एथेंस में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसकी मृत्यु दोस्तों 347 ईसा पूर्व में हुई थी और लगभग 80 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका जो मूल नाम था दोस्तों वो था अरिस्टोक्लीज। ये दरअसल गलत यहाँ पर छप गया है। इसका जो मूल नाम था, ये उसका मूल नाम जो था इसका, जो जब ये बच्चा बचपन में था, इसका मूल नाम था दोस्तों क्या, अरिस्टोक्लीज। तो इसको जरा आप देखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर अरिस्टोक्लीज। इसके बचपन का नाम था क्या, अरिस्टोक्लीज। याद रखिएगा, ये टाइपिस्ट से मिसप्रिंट हो गया है, जो इसने लिखा है अरिस्टोकल्स नहीं, अरिस्टोक्लीज इसके बचपन का नाम था। और प्लेटो, इसका एक नाम प्लेटो भी था दोस्तों, बट प्लेटो कैसे पड़ा, तो आप कहेंगे सर इसका जो शरीर था ना बहुत ही सुंदर और सुडौल था। जैसे एक जिम वाले बंदे होते हैं, जैसे आपने कई बार आपने सलमान खान को देखा होगा कि हमेशा अपना कपड़ा निकाल देता है, मतलब उसकी बॉडी एकदम फिट है। तो उसी प्रकार से आपका ये जो आपका प्लेटो था, इसका भी ये व्यायाम करता था तगड़े से, तो इसका भी सुंदर जो है शरीर सुंदर और सुडौल था। और यही कारण था कि सुंदर और चौड़े चौड़े कंधे के कारण, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि इसके जो कंधे होते थे वो कैसे थे, वो वास्तव में प्लेट के आकार के थे, वो थाली के आकार के थे, बढ़िया चौड़े चौड़े। इसलिए इसको क्या, इसके गुरु जो है ना वो क्या बुलाते थे, यानी सुकरात इसको प्लेटो बुलाने लगे थे, इसके सुंदर और सुडौल शरीर के कारण। और दोस्तों इसे अफलातून भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम इसी के हैं। अरिस्टोक्लीज बचपन का नाम है, प्लेटो इसके गुरु सुकरात बुलाते थे क्योंकि इसका शरीर, इसका कंधा चौड़ा था, और अफलातून भी इसका नाम है। अब इसके पिता कौन थे दोस्तों, तो पिता इसके अरिस्टोन थे और इसकी माता का नाम था पेरिक्टनी। कभी कहीं पेरिक्टोन भी मिलता है, तो पेरिक्टनी या पेरिक्टोन इसकी माता का नाम था। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मतलब जो प्लेटो है, प्लेटो वास्तव में अगर देखें तो प्लेटो का जो प्रारंभिक जीवन है बहुत शानदार है। क्यों, क्योंकि प्लेटो का जो फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखें तो इसका जो है राजशाही से संबंधित है। मतलब इसके जो चाचा थे वो जो है एक प्रकार से एथेंस की सरकार में मंत्री थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो परिवार था, इसका जो बचपन का जीवन यापन था सर दोस्तों, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार था। और ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन और शासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। तो प्लेटो के माता पिता एथेंस के सबसे कुलीन परिवारों में एक से थे। मैंने कहा ना कि वास्तव में जो एथेंस के सबसे कुलीन परिवार थे उसमें इसके माता पिता एक थे। और अगर मैं बात करूं, वास्तव में प्लेटो दोस्तों 404 ईस्वी में सुकरात का शिष्य बन गया था। अब एक बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ और भी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि 404 में तो सुकरात का शिष्य बना। अब जरा देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब सुकरात को विषपान कराया जाता है। मैंने कल कहा था कि सुकरात को हेमलाक मतलब हेमलाक जहर दिया गया था और हेमलाक जहर देकर सुकरात की मृत्यु कराई गई थी। और सुकरात के समय वास्तव में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली व्याप्त थी और सुकरात उसी लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्र जो कि भीड़ तंत्र थी उसी की आलोचना करता था। तो सुकरात की मृत्यु के बाद दोस्तों प्लेटो प्रजातंत्र का विरोधी हो गया, क्योंकि प्रजातंत्र को जब देखा कि भाई प्रजातंत्र ने सुकरात को सिर्फ वाद विवाद के आधार पर, मतलब सुकरात करता क्या था, सुकरात लोगों को जागरूक करता था, शासन के खिलाफ जो है चीजें बताता था और हमेशा आगे बढ़ता था। तो केवल सुकरात को ध्यान में रखते हुए, मतलब सुकरात ने ऐसा काम किया, इसलिए क्या हुआ, उस जो सुकरात को जो है विषपान करा के जय मतलब मृत्युदंड दे दिया गया। इस घटना से प्लेटो बहुत निराश हो गया और वह प्रजातंत्र का विरोधी हो गया। वह एथेंस छोड़कर दोस्तों विश्व भ्रमण पर चला गया। और कहां कहां भ्रमण किया, तो मेगोरा हो गया, मिस्र हो गया, साइरीन हो गया, इटली हो गया
और सिसिली, इन देशों का उसने दौरा किया और अंत में कहा जाता है कि अंत में इन देशों का भ्रमण करते समय वो भारत भी आया था। इसमें लिखा नहीं है लेकिन दोस्तों वो भारत भी आया था। क्यों? क्योंकि जब वो, अभी आप देखेंगे शासन व्यवस्था की बात करेगा तो कहीं ना कहीं, या फिर जब न्याय व्यवस्था की बात करता है, अपना न्याय सिद्धांत देता है, तो कहीं ना कहीं वो भारत के जो है भारत की वर्ण व्यवस्था या भारत की वर्ग व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 387 ईसा पूर्व में वह फिर वहां पर मतलब एथेंस गया और 387 ईसा पूर्व में दोस्तों वह एक अकादमी की स्थापना करता है। बहुत ही शानदार है। कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तव में प्लेटो ने अकादमी की स्थापना कब किया था दोस्तों? तो क्या अकादमी की स्थापना कब करता है? 387 ईसा पूर्व में करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्लेटो अंत तक इस अकादमी का प्रधानाचार्य बना रहा, मतलब प्रचार बना होता है, सर्वश्रेष्ठ पद इसके पास होता है। प्लेटो की अकादमी मुख्यतः किसकी शिक्षा दी जाती थी दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। और अकादमी के दरवाजे पर कहा जाता है कि स्पष्ट लिखा गया था कि जिससे गणित व ज्यामिति का ज्ञान ना हो वह अकादमी में प्रवेश न ले। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस लाइन से ऐसा लगता है कि प्लेटो के अकादमी में दर्शन शास्त्र के साथ साथ गणित और ज्यामिति के ज्ञान का ज्ञान भी दिया जाता था। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये पंक्ति कभी बार पूछ सकता है कि प्लेटो के अकादमी में क्या लिखा गया था, या निम्नलिखित में से जो पंक्ति है जिससे गणित व ज्यामिति का ज्ञान ना हो वह अकादमी में प्रवेश न ले, इसका संबंध वास्तव में किसकी अकादमी से था? क्योंकि अरस्तु भी आगे चल करके आप देखेंगे, अरस्तु भी अकादमी की स्थापना करता है और ये भी किया है, तो दोनों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अरस्तु भी कम महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, अरस्तु भी प्लेटो से ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैक्सी ने क्या कहा? मैक्सी कहता है कि प्लेटो ने पुनः सुकरात ने जन्म लिया है। ध्यान रखिएगा, मतलब सुकरात के, प्लेटो के विचारों को सुन करके, देख करके मैक्सी ने सीधे सीधे कहा कि वास्तव में सुकरात मरा नहीं है, बल्कि सुकरात प्लेटो के रूप में पुनः जन्म ले लिया है। अब इस कथन को भी थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बताऊं आपको, सुकरात की मृत्यु से क्या होता है? प्लेटो प्रजातंत्र का आलोचक बन गया। उसके अनुसार प्रजातंत्र अनभिज्ञों, अल्पज्ञों और मूर्खों का शासन है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत शानदार पूछेगा कि यह कथन किसका है कि प्रजातंत्र अनभिज्ञों, अल्पज्ञों और मूर्खों का शासन है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्लेटो को दार्शनिक राजनीति का जनक माना जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि चूंकि प्लेटो जो है दो चीज है, एक तो आपसे पूछेगा राजनीति विज्ञान का जनक, तो जब राजनीति विज्ञान का जनक बोलता है तो आप याद रखिएगा क्या, आप उसमें अरस्तु का नाम याद रखते हैं, अरस्तु का। लेकिन जब ये पूछता है कि दार्शनिक राजनीति का जनक कौन है या राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है, तो दार्शनिक राजनीति या फिर राजनीतिक दर्शन का जो जनक है वो वास्तव में प्लेटो को माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर दिया गया भाई, प्लेटो ने दो पद्धतियों का दोस्तों प्रयोग किया था। कौन कौन सा पद्धतियां प्रयोग किया था? नंबर 1, अच्छा एक बात और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो ये दार्शनिक राजनीति का जनक था, और दूसरी बात यह है प्लेटो एक संगीत प्रेमी विचारक था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह कौन सा पाश्चात्य विचारक है जो संगीत प्रेमी भी था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा क्या? प्लेटो। प्लेटो ने दो पद्धति, चूंकि कोई भी आदमी अगर अपने विचार को व्यक्त करता है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं कुछ पद्धतियों का प्रयोग करता है, और वास्तव में प्लेटो ने दो पद्धतियों का प्रयोग किया था, एक तो निगमन पद्धति का और दूसरा द्वंदात्मक पद्धति का। अब निगमन पद्धति क्या होता है दोस्तों? आप कहेंगे सामान्य से विशेष सूत्र पर आधारित है। सामान्य से विशेष का मतलब क्या होता है कि पहले आप सामान्य प्रश्न करते हो, किसी से भी जब भी कोई भी तथ्य प्रस्तुत करोगे तो पहले सामान्य का मतलब जो आम लोग जिसको जानते हो, जिसको समझते हो, जो सामान्य घटनाएं होती हैं, जो लोगों के बीच की जुड़ी हुई घटनाएं होती है वो, और फिर सामान्य से धीरे धीरे क्लिष्टता की ओर हम बढ़ते हैं, सामान्य से धीरे धीरे हम लोग विशेष की ओर बढ़ते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा द्वंदात्मक पद्धति क्या होती है दोस्तों? तो यह जो होती है पद्धति, यह वाद, प्रतिवाद और संवाद पर आधारित होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि वाद, पहले इसमें क्या होता है दोस्तों? पहले इसमें वाद का मतलब कोई एक विचारधारा आती है, ठीक है, उसके बाद उस पर प्रतिवाद होता है, प्रतिवाद का मतलब उसकी आलोचना इत्यादि भी होती है, उसमें वाद विवाद होता है, और उसके बाद वाद और प्रतिवाद के उत्तर में फिर क्या होता है? फिर संवाद उत्पन्न होता है, और संवाद दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार से सच्चाई होती है, एक प्रकार से तथ्य होता है, निष्कर्ष होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें वास्तव में इस प्रणाली में तर्क एवं वितर्क द्वारा क्या होता है? तर्क एवं वितर्क द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। मतलब इस बात द्वंदात्मक पद्धति में हमेशा तर्क वितर्क होता है। मतलब आपने कोई बात किया, सामने वाले ने फिर उसको कोई आपका किया, ऐसे कर, वो सहमत होगा तो हाँ कहेगा, नहीं सहमत होगा, असहमत होगा तो ना बोलेगा। इस प्रकार से तमाम सारे तर्क वितर्क होते हैं, और तर्क वितर्क के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को द्वंदात्मक प्रणाली बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्लेटो ने दो प्रणालियों का जो है प्रयोग किया था। अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर देखिए फिर लिखा हुआ है प्लेटो ने कुल 38 ग्रंथों की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना पूछ देता है। प्लेटो ने कुल 38 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन उसके जो प्रमाणिक ग्रंथ है दोस्तों वो कितने हैं? वो आपके 28 हैं।
और इन 28 में भी 3 जो ग्रंथ है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 3 ग्रंथ में कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर पहले तो आपका रिपब्लिक है। आप जानते हैं कि वास्तव में प्लेटो को अगर अमर किसी ने किया है तो वो रिपब्लिक ने किया है। अब रिपब्लिक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा, या कई बार पूछता है रिपब्लिक का शीर्षक क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो आप ध्यान रखिएगा पहली बात तो रिपब्लिक में सब कुछ दिया है, यानी प्लेटो ने चाहे कुछ भी दिया हो, आप आदर्श न्याय के सिद्धांत की बात कर दें, आप दार्शनिक राजा के सिद्धांत की बात कर दें, प्लेटो के साम्यवाद की बात कर दें, सारा कुछ उसने रिपब्लिक में ही तो दिया है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि प्लेटो ने अपने युवावस्था में 380 ईसा पूर्व में क्या लिखा है दोस्तों, रिपब्लिक लिखा है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। प्लेटो द्वारा लिखी गई यह पहली पुस्तक है। और रिपब्लिक का जो अर्थ होता है दोस्तों वो पॉलिटी होता है, या इसे आप राज व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पॉलिटी या फिर राज व्यवस्था होता है। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नोट करके दिया है, क्या इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सी जो एक विचारक है दोस्तों, मैक्सी ने रिपब्लिक को क्या बोला है, तो मैक्सी ने रिपब्लिक को राजनीतिक कल्पना लोक बोला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अरस्तु किसकी, मतलब प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक बोला गया है, तो आप कहेंगे सर रिपब्लिक को बोला गया है। और क्यों बोला गया है, तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में जिन जिन तथ्यों को रखा है दोस्तों वो वास्तव में कल्पना की बात होती है, काल्पनिक बातें होती है। जैसे उसने दार्शनिक राजा की बात किया है। अब सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो तुम अपने राजा को सारी शक्ति सौंपना चाहते हो, सारी शक्ति देना चाहते हो, और आप ये भी सोचते हो कि राजा आपका जो है नैतिक भी रहे। तो संभव कैसे हो सकता है कि जिस तरह से आपने सोचा कि भाई आप जरा खुद बताओ, क्या ऐसा संभव होता है क्या कि किसी व्यक्ति के ऊपर सारी शक्ति हो लेकिन फिर वो नैतिक बना रहे? ऐसा नहीं होता, वो निरंकुश बन जाता है और निरंकुशता उसमें आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्लेटो ने जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं दोस्तों, जो उसने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो सारे कहीं ना कहीं काल्पनिक प्रतीत होते हैं, उसका यथार्थ के धरातल पर कोई सीधा साधा संबंध नहीं है। इसीलिए वास्तव में मैक्सी ने रिपब्लिक को क्या बोला है, राजनीतिक कल्पना लोक कहा है। और अगर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा उसका जो उपशीर्षक है वो न्याय से संबंधित है, इसको न्याय मीमांसा। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है कि रिपब्लिक का शीर्षक किससे संबंधित है दोस्तों, तो रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है वो वास्तव में न्याय से संबंधित है। किससे? न्याय से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न बहुत जानदार है दोस्तों। आगे बढ़े, बस आप सभी से यही निवेदन है कि इस चैनल को प्यार दीजिए अपना, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर की शुरुआती नीड है हमें, क्योंकि जैसे 50 सब्सक्राइबर आ जाएंगे वैसे हम लाइव आपसे जुड़ेंगे, और लाइव प्रैक्टिस और नया बैच एकदम लगातार धनाधन चलता रहेगा। बैच तो निःशुल्क रहेगा, लेकिन आपको बेनिफिट ये होगा कि हम डायरेक्टली आपसे रूबरू हो पाएंगे लाइव, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से इसको 50 सब्सक्राइबर करवाने का प्रयास करिए, और इसे सभी लोग लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जितने लोग हैं आपके सामने, वो चाहे किसी भी फील्ड के हों, अगर वो एसएसटी या मतलब अगर वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा, रिपब्लिक में प्लेटो क्या क्या देता है। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय व्यवस्था, दार्शनिक राजा, शिक्षा व साम्यवाद का वर्णन किया है। अब ये देखिएगा सारे न्याय व्यवस्था का मतलब जो न्याय सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस में दिया है, रिपब्लिक में दिया है। दार्शनिक राजा संबंधी विचार किस में दिया है, रिपब्लिक में दिया है। शिक्षा और साम्यवाद संबंधी विचार किस पर दिया है, रिपब्लिक में दिया है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपब्लिक में दोस्तों याद रखिएगा 10 भाग है, किंतु अर्नेस्ट बार्कर ने जो है, बार्कर याद रखिएगा, अर्नेस्ट बार्कर ने केवल 5 भाग बताए हैं, लियोस डास ने 4 भाग बताए हैं, और रसेल ने 3 भाग बताए हैं। मतलब रिपब्लिक में मुख्यतः 10 भाग थे, लेकिन अर्नेस्ट के अनुसार रिपब्लिक में 5 भाग थे, लियोस डास के अनुसार 4 भाग, और रसेल के अनुसार 3 भाग बताए इसमें है, ऐसा कहा गया है। रूसो ने दोस्तों द रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ माना है। अब अकॉर्डिंग टू रूसो ये पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या पूछेगा कि आखिर रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ किसने माना है दोस्तों, तो शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ रिपब्लिक को कौन माना है, रूसो माना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट बार्कर क्या बोलता है दोस्तों, अर्नेस्ट बार्कर कहता है कि द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। उसने आगे क्या बोला, तो उसने आगे कहा है कि रिपब्लिक सुखी योद्धा की शिक्षा का ग्रंथ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब दोस्तों। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा, द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबके सब बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बातें हम आगे कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा एक बार जरा देखिए यहाँ पर दोस्तों, हाँ तो एक तो यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने अर्नेस्ट बार्कर के बारे में कहा
कि एक तो कथन आपका अर्नेस्ट बारकर ये हो गया, दूसरा कथन आपका दिया है आप क्या कि रिपब्लिक सुखी योद्धा की शिक्षा का ग्रंथ है। दोनों में सिमिलरिटी है। रूसो ने शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ माना है और इसने रिपब्लिक सुखी योद्धा की शिक्षा का ग्रंथ है, मतलब सुखी योद्धा की शिक्षा का ग्रंथ पूछेगा तब तो अर्नेस्ट बारकर हो जाएगा। यानी याद रखेगा, सुखी योद्धा की शिक्षा का ग्रंथ पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तब तो आप वहां पर अर्नेस्ट बारकर लगाएंगे। लेकिन अगर शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ पूछेगा तो रूसो लगाएंगे और दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा है। इनका जो दूसरी जो रचना है दोस्तों वो है क्या, वो द स्टेटमैन है। और द स्टेट्समैन में क्या किया है, इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया है। आप आगे देखिएगा कि इन्होंने राज्यों को कई राज्यों में मतलब राज्यों का वर्गीकरण किया है, कई सारे, किसी को प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, अपना अपना व्यू प्रस्तुत किया है। तो राज्यों का वर्गीकरण उन्होंने किसमें दिया है दोस्तों, वो उन्होंने स्टेट्समैन, उनकी किताब का नाम है स्टेट्समैन, उसमें दिया है। अगर मैं बात करूं लॉज के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है लॉज के बारे में। क्यों, क्योंकि लॉज के बारे में दोस्तों पूछा जाता है क्या कि यह अंतिम ग्रंथ है, क्या यह वास्तव में प्लेटो का अंतिम ग्रंथ था। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय प्लेटो अपने लॉज की रचना करा था उस समय उसके पास वास्तव में उसका जो शिष्य था अरस्तु वो भी विद्यमान था। इसलिए कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि वास्तव में लॉज के लेखन में अरस्तु के काफी प्रभाव परिलक्षित होता है। इसे भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला था कि इसमें श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया गया। दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, लॉज में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया गया है। इसमें अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी राज्य, उप आदर्श राज्य अथवा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्णन किया गया जो विधि द्वारा संचालित होगा। मतलब अगर हम कहें कि वास्तव में प्लेटो जो है वो जो है उप आदर्श राज्य का विश्लेषण, यानी प्लेटो ने उप आदर्श राज्य, ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने उप आदर्श राज्य की का कॉन्सेप्ट किसमें देता है, तो आप कहेंगे सर वह उप आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट अपनी लास्ट में देता है। और एक बात आगे चल के मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों कि वास्तव में जब वो आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है, जब वो आदर्श राजा या दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है तो वास्तव में सभी कानून को, सभी चीजों को वह राज्य और राजा के अधीन मानता है। मतलब वो बोलता है कि राजा सर्वश्रेष्ठ है, राज्य सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान होना चाहिए, लेकिन राजा को विवेक पर काम करना चाहिए। मतलब सब कुछ होने के बाद भी, सारी शक्ति होने के बाद भी उसे विवेक के आधार पर काम करना चाहिए। लेकिन आगे चल करके लॉज में जब वो लॉज लिख रहा होता है दोस्तों, तो लॉज में स्पष्ट वह अपने उपादर्श राज में कहता है कि वास्तव में जो राज या राजा है वो कानून के अधीन है। मतलब कानून को यहाँ पर श्रेष्ठ मानता है, राजा को कानून के अधीन मानता है, जबकि रिपब्लिक में वह दार्शनिक राजा को कानून से भी श्रेष्ठ मानता है। ये दोनों कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेगा। उसके बाद जरा देखिए फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्लेटो का न्याय संबंधी विचार बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। कहां पर दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई न्याय संबंधी विचार वह किसमें देता है, अपनी प्रसिद्ध किताब रिपब्लिक में देता है। किसमें देता है, रिपब्लिक में देता है। अब एक बार जरा देखिए दोस्तों, पहले तो ये जानिए कि आखिर प्लेटो को न्याय सिद्धांत देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर क्या उस समय की परिस्थिति थी कि प्लेटो ने न्याय के बारे में दिया। तो आपको अच्छी प्रकार से पता है कि प्लेटो जो भी विचार दे रहा है वो कहीं ना कहीं अपने गुरु के मृत्यु से प्रभावित होकर दे रहा है। क्योंकि उसका जो गुरु सुकरात था, सुकरात ने जो जो यातनाएं झेली हैं, जो जो समस्याएं झेली हैं, उसी के आधार पर, उसी के ऊपर उसका प्रभाव है और उसी के आधार पर वो दे रहा है। और चूंकि उस समय भी सुकरात के ऊपर न्याय हुआ, सुकरात के साथ जस्टिस हुआ था, लेकिन क्या सुकरात के साथ न्याय हुआ था? क्या किसी भी इंसान को जो वाद विवाद कर रहा हो, जो जनता को जागरूक कर रहा हो, सरकार के खिलाफ जागरूक कर रहा हो, उसको अपने कर्तव्य का बोध करा रहा हो, क्या उसको जहर देकर के मृत्यु दंड देना क्या उचित है, क्या उचित न्याय है? शायद नहीं। तो अब यहाँ पर है कि प्लेटो से पूर्व दोस्तों 3 न्याय प्रस्तुत थे। ध्यान रखिए क्या, 3 न्यायिक सिद्धांत प्रस्तुत थे और ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट, तीनों पूछे जाते हैं। एक कौन था दोस्तों, एक तो आपका परंपरावादी न्याय सिद्धांत था। और ये जो परंपरावादी न्याय सिद्धांत दोस्तों, इसके जो प्रतिपादक है वो पॉलीमार्क्स माने जाते हैं और सेफिलस और पॉलीमार्क्स दोनों को याद रखिएगा। परंपरावादी न्यायिक सिद्धांत के जनक जो है वो पॉलीमार्क्स और सेफिलस माने जाते हैं। सेफिलस कहता क्या है दोस्तों, सेफिलस कहता है कि सत्य बोलना, देवताओं और मनुष्यों के प्रति ऋण चुकाना ही न्याय है। मतलब न्याय कुछ और नहीं है, बल्कि अगर आप सत्य बोल रहे हैं और देवताओं और मनुष्यों के प्रति अगर अपने ऋण को चुकता कर रहे हैं, जो आपके लिए देवता कर रहे हैं, अगर देवता के प्रति आप भावार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, देवताओं की अगर का सम्मान कर रहे हैं, उनका भजन संध्या कर रहे हैं, या मनुष्यों के प्रति अगर आप सेवा कर रहे हैं, तो क्या है, यही न्याय है। तो कहता है सेफिलस कहता है कि सत्य बोलना और देवताओं के और मनुष्यों के प्रति ऋण चुकाना ही न्याय है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो श्रीमान है पॉलीमार्क्स क्या बोलते हैं, तो पॉलीमार्क्स आप कहते हैं कि न्याय व्यक्ति का उचित व्यवहार और अधिकार देने में है। मतलब पॉलीमार्क्स ने क्या कहा, उसने कहा कि वास्तव में न्याय कुछ और नहीं है, बल्कि न्याय व्यक्ति को उचित व्यवहार, मतलब जो व्यक्ति को मिलना चाहिए,
जो उसका यह स्थान है, व्यक्ति को उचित व्यवहार और अधिकार देना ही क्या है, वो न्याय है। अगर आप व्यक्ति को समुचित अधिकार दे रहे हैं, समाज में व्यक्ति को समुचित सम्मान दे रहे हैं, उसको उचित व्यवहार दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वही आपका न्याय है। उसके बाद दोस्तों उग्रवादी न्याय है। उग्रवादी न्याय का सिद्धांत क्या बोलता है, इसके प्रतिपादक दोस्तों कौन है, थ्रेसिमेकस। और इसका स्टेटमेंट तो कई बार पूछा है, क्या पूछा है, जैसे थ्रेसिमेकस कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, मतलब सीधे सीधे कहता है, ये वास्तव में निरंकुशतावाद में विश्वास करता है। क्या बोलता है, कहता है न्याय कुछ और नहीं बल्कि न्याय क्या है, न्याय आपका शक्तिशाली का हित है। मतलब गरीबों को सम्मान देना ये न्याय नहीं है, किसी आदमी को उचित सम्मान देना, उचित स्थान देना, उचित व्यवहार देना, ये न्याय नहीं है, बल्कि न्याय क्या है, हमेशा शक्तिशाली का हित। मतलब जो संपत्तिशाली है, जो शक्तिशाली है, केवल उन्हीं का हित देखना, उन्हीं की सेवा करना, वही क्या है, उन्हीं को समाज में एक इज्जत प्रदान करना, वही क्या है, वही आपका न्याय है। तो न्याय शक्तिशाली का हित है, किसका कथन है दोस्तों, वो थ्रेसिमेकस का कथन है। ये आप ध्यान रखिएगा, और ये उग्रवादी सिद्धांत कथन है। थ्रेसिमेकस दोस्तों अन्याय को न्याय से श्रेष्ठ मानते थे। दोस्तों वास्तव ये है कि मैंने क्या बोला कि थ्रेसिमेकस जो था दोस्तों, वो अन्याय को न्याय से श्रेष्ठ मानते थे। उनका मतलब था न्याय वाय कुछ नहीं होता है, सबके साथ करो। अगर आपके पास दम है, ताकत है, तो आप सब कर लूट लो। अगर आपके पास शक्ति है, तो आप पूरे लोगों को की जमीन और उनका जायदाद हड़प लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अन्याय को न्याय से श्रेष्ठ मानते थे। तीसरा दोस्तों क्या था, व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो आप यहीं से स्लाकन है। कौन है, स्लाकन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्तव में ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर इनका नाम पूछ लेता है। ठीक है, चलिए स्लाकन क्या है दोस्तों, ग्लाकन है। स्लाकन नहीं, ग्लाकन है, स्लाकन लिखा हुआ है, ग्लाकन है। ठीक है, ग्लाकन था इनका नाम, स्लाकन नहीं। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ग्लाकन, याद रखिए ग्लाकन। ठीक है, ये ग्लाकन आपका नाम होगा। तो इस व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ग्लाकन है। उन्होंने क्या बोला दोस्तों, उन्होंने बोला कि न्याय भय की संतान और दुर्बलों की आवश्यकता है। मतलब न्याय कुछ नहीं है बल्कि न्याय भय की संतान है। भय का मतलब क्या, कि न्याय हमेशा भय के होने पर मिलता है। जब आपको कोई सता रहा हो, आपको कोई यातना दे रहा हो, तो आपको न्याय मिलेगा। तो न्याय भय की संतान है और दुर्बलों की आवश्यकता है। मतलब जो अमीर है, जो संपत्तिशाली है, जो शक्तिशाली है, उनको न्याय की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो न्याय खुद कर लेते हैं। लेकिन जो दुर्बल होते हैं, दुर्बलों की क्या जरूरत होती है, वो न्याय। अगर दुर्बल सताए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, राजा के पास जाएंगे, बड़ों के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। तो जो दुर्बल होते हैं वो उनकी आवश्यकता, और जो भय की संतान है वही क्या है, वही न्याय है। तो इस कथन को, इस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या बातें हैं। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है भाई क्या, कि अब प्लेटो कहता क्या है दोस्तों। तो प्लेटो ने क्या किया कि प्लेटो ने जो अपने पूर्व प्रस्तुत तीनों सिद्धांत थे, पहली बात तो उसका खंडन करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि अगर आपको अपना सिद्धांत देना है तो आप अपने पूर्व में प्रस्तुत सिद्धांत का खंडन करेंगे ही करेंगे, और खंडन करने के बाद फिर अपनी बात का जो है प्रतिपादन करेंगे। तो वह खंडन करते हुए अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में किया। प्लेटो क्या कहता है दोस्तों, प्लेटो कहता है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के द्वारा अपने अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार कार्य करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या, कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वो भारत के वर्ग सिद्धांत से प्रभावित है। मतलब जो भारत में वर्ग सिद्धांत है, वर्ग या वर्ण सिद्धांत है दोस्तों, भारत के उस वर्ग सिद्धांत से प्रभावित है। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि जब वह अपने विदेश दौरे पर था, जब वह एथेंस छोड़ करके घूमा था देश में, तो भारत में भी आया था। और भारत में उसने यहाँ के वर्ग व्यवस्था को देखा था, वर्ण व्यवस्था को देखा था, और उसने देखा था कि यहाँ पर किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर भारत के जितने भी वर्ग हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनका जो कार्य है, उनका जो ड्यूटी है, वो अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के कर रहे हैं। मतलब राज्य का कोई व्यवधान नहीं है, कोई दूसरा वर्ग उसमें कोई व्यवधान नहीं डाला है। अगर ब्राह्मण वर्ग है तो ब्राह्मण काम है जो है श्लोक का, मतलब वेदों की रचना, वेदों का उच्चारण करना, वो वेद पाठी कर रहा है। अगर क्षत्रिय है वो राज्य की सुरक्षा कर रहा है, वैश्य कुछ और कर रहा है, शूद्र सेवा कर रहा है। तो कहने का मतलब जिसका जिस वर्ग का जो काम है, बिना रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के वो काम करें, और हर वर्ग एक दूसरे को के साथ सामंजस्य के साथ रह रहा है। मतलब एक दूसरे के साथ को रिलेट करने का प्रयास कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया दोनों के बीच में है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, क्या बोला उसने, कहा कि राज्य में न्याय क्या है। उसने कहा राज्य में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के द्वारा अपने अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार कार्य करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है, न्याय है। मतलब समाज में जितने भी वर्ग हैं, राज्य में जितने भी वर्ग हैं, उनका जो नेचर है, उनका जो गुण है, अपने गुण के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, गुण का मतलब होता है योग्यता भी याद रखिएगा, अपनी योग्यता के अनुसार क्या करना, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हुए कार्य करना, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है, न्याय है।
अब देखो दोस्तों, प्लेटो के न्याय की विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लेता है, कई बार पूछा भी है। प्लेटो के न्याय की विशेषता की बात अगर हम करें तो नंबर 1 यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये है, प्लेटो का जो न्याय है वो हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, इसको जरूर याद रखिएगा। मतलब वो किसी के बीच में किसी के कार्य में हस्तक्षेप करने का विरोधी है, तो उसका न्याय हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात, वह कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर है। कार्य विशेषीकरण का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का अपना अलग अलग विशेष कार्य होता है और वह कार्य केवल उसी का है, वही करेगा। तो इसने कहा कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर इसका न्याय सिद्धांत आधारित है। दूसरा, सामंजस्य के सिद्धांत पर इसका न्याय आधारित है और व्यक्तिवाद का विरोधी है। मतलब वह व्यक्तिवाद की नहीं है, इसका जो न्याय है वो वास्तव में दोस्तों व्यक्तिवादी नहीं है, बल्कि वह व्यक्तिवाद का विरोधी है। प्लेटो का जो न्याय है दोस्तों वो सार्वभौम है। सार्वभौम का मतलब क्या होता है, मतलब वो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहीं ना कहीं ओतप्रोत है। प्लेटो का न्याय कभी विधिवादी नहीं है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। फिर यहाँ पर कहता है प्लेटो का जो न्याय है दोस्तों वह स्वकर्तव्य मूलक है। क्या वह स्वकर्तव्य मूलक है या प्रकल्प मूलक सिद्धांत भी, मतलब जो प्लेटो का न्याय है दोस्तों उसको स्वकर्तव्य मूलक या प्रकल्प मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्लेटो का न्याय भारत की वर्ण व्यवस्था के अनुरूप है। मैंने अभी आपसे कहा था कि वास्तव में भारत का वर्ण व्यवस्था जो है उससे इसका न्याय बहुत प्रभावित है। तो वास्तव में प्लेटो का न्याय भारत की वर्ण व्यवस्था के अनुरूप है, जिसमें कर्तव्य को ही स्वधर्म बताया गया है। क्या बोला कि भाई जो इंसान का कर्तव्य है वही उसका धर्म होता है, यह है। प्लेटो फिर कहता है दोस्तों, क्या बोलता है, कहता है न्याय मानवीय आत्मा का गुण है और मन की आदत है। मतलब उसने क्या बोला कि न्याय कुछ और नहीं भाई, बल्कि मानवीय आत्मा का गुण है, वो मानवीय आत्मा का गुण है और मन की आदत है। तो ये सारे पॉइंट को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार जानदार वाले आपके प्रश्न है। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों तो फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्लेटो ने न्याय के 2 पथ बताए। क्या दोस्तों, प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 पथ है, मतलब किस रास्ते पर चलकर हम न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 रास्ता बताता है, एक तो व्यक्तिगत रूप से कि भाई ठीक है, और दूसरा सामाजिक रूप से, ठीक है। मतलब एक तो खुद अपने आप कर्तव्यों का, और दूसरा सामाजिक, समाज में रहते हुए समाज के अनुसार आचरण करके भी हम न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत और सामाजिक 2 उसने बताए हैं। आप देखिए नोट में क्या है दोस्तों, नोट में है प्लेटो राज और समाज में कोई अंतर नहीं मानता। मतलब एक तो है कि प्लेटो राज और समाज में कोई अंतर नहीं करता, इसलिए वह अपने न्याय को सामाजिक न्याय कहता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि प्लेटो अपने राज्य को, अपने न्याय को सामाजिक न्याय क्यों कहता है, तो याद है क्योंकि वह राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता, इसलिए अपने न्याय को सामाजिक न्याय कहता है। किंतु हम उसे सामाजिक न्याय नहीं कह सकते दोस्तों। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सामाजिक न्याय 20वीं शताब्दी के दिन है, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। मतलब यह है कि वो प्लेटो के न्याय को सामाजिक न्याय उस समय उसने बोला था कि भाई मेरा न्याय सामाजिक न्याय है, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें कि वास्तव में सामाजिक न्याय की अवधारणा कब आई, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा दोस्तों 20वीं शताब्दी में आई और प्लेटो बहुत पहले है। तो प्लेटो के न्याय को फिलहाल हम जो है वो सामाजिक न्याय नहीं कह सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़े, व्यक्तिगत न्याय बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, आलोचना इसके न्याय की होती है। क्या आलोचना होती है दोस्तों, तो सेवाइन ने क्या आलोचना किया इसके न्याय सिद्धांत की। सेवाइन ने कहा कि वास्तव में प्लेटो का जो न्याय है, प्लेटो का न्याय कल्पना, जड़, निष्क्रिय, अनैतिक व अव्यवहारिक है। क्या क्या बोला कि जो प्लेटो का न्याय है दोस्तों वो क्या है, उसने कहा वास्तव में जो प्लेटो का न्याय है वो कल्पना है, जड़ है, निष्क्रिय है, अनैतिक व अव्यवहारिक है। कार्ल पापर क्या बोलता है, कार्ल पापर क्या बोलता है दोस्तों, तो कहता है प्लेटो विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, जबकि हम विशेषाधिकारों के अभाव को ही न्याय कहते हैं। ये किसका कथन है दोस्तों, ये कार्ल पापर का कथन है। कार्ल पापर के अनुसार प्लेटो सर्वाधिकारवादी है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्लेटो कहा जाता है कि वास्तव में देखिए सर्वाधिकारवादी का मतलब क्या, सर्वाधिकारीवादी या फांसीवादी। आप जानते हैं कि प्लेटो भले ही, अब ये क्यों दोस्तों कहा गया, प्लेटो के ऊपर ये आरोप क्यों लगते हैं, क्योंकि वास्तव में प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के अधीन, अपने राज के अधीन सारे शक्तियां सीमित कर देता है और उसको असीमित शक्ति देता है। तो और ये जो आपके जो फांसीवाद है दोस्तों, जो हिटलर और मुसोलिनी का जो फांसीवाद है, मुसोलिनी ने अपने फांसीवाद में भी राज्य को श्रेष्ठ माना है, राजा को श्रेष्ठ माना है और सारी शक्तियां राजा और राज्य के अधीन किया है। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं प्लेटो को जो है कार्ल पापर ने सर्वाधिकारवादी माना है। और जोड़ ने कहा दोस्तों, क्या जोड़ ने कहा है कि प्लेटो का दर्शन फांसीवाद से प्रेरित है। क्या, फांसीवाद से प्रेरित सर्वाधिकारवादी राज्य का दर्शन है। ये जोड़ कहते हैं क्या कि प्लेटो का दर्शन दोस्तों फांसीवाद से प्रेरित सर्वाधिकारवादी राज्य का दर्शन है। तो दोनों चीज को आप यहाँ रखिए, कार्ल पापर को भी याद रखेगा और जोड़ के स्टेटमेंट को भी आप यहाँ पर याद रखेगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्या दोस्तों, क्या एम बी फोस्टर साहब ने क्या बोला है। एम बी फोस्टर ने कहा है कि प्लेटो की न्याय अवधारणा को
रचना प्रकल्प न्याय कहा? क्या बोला? एम.बी. फोस्टर ने प्लेटो की न्याय अवधारणा को वास्तव में रचना प्रकल्प न्याय कहा है। क्या कहा दोस्तों? रचना प्रकल्प न्याय कहा है। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विचारक है जो प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय मानता है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, उसके अनुसार प्लेटो का सामाजिक न्याय का विचार भवन निर्माण करने वाले शिल्पी अथवा वास्तुकार जैसा है। क्या? जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो क्लियर होगी। अब बार्कर क्या बोलता है दोस्तों? बार्कर कहता है कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने की भावना मात्र है। क्या बोल रहा है? कह रहा है, बार्कर कहता है भैया प्लेटो का जो न्याय है वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि मनुष्यों को केवल उनके कर्तव्यों तक सीमित रखने की भावना मात्र है। अगर न्याय होता, आप जरा बताओ भाई, जैसे हमने कहा कि वर्तमान कंडीशन आप देखो, जैसे एक होता है जो हमारा टॉयलेट साफ करता है। अब क्या टॉयलेट साफ करने वाले को केवल हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम उसके जीवन को ऊपर उठाएं, उसे समाज में एक उचित स्थान मिले? क्या हम ये हमेशा अगर वो टॉयलेट हमारा साफ कर रहा है तो हम केवल टॉयलेट ही साफ करवाते रहे? ये तो बात नहीं हुई यहाँ पर। तो लेकिन इसीलिए बार्कर बोलता है कि भाई प्लेटो ने जो बोला है ना, वो वास्तव में उसका न्याय वास्तविक न्याय नहीं है, बल्कि वह मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने की भावना मात्र है। इसे आप ध्यान रखिएगा। बार्कर आगे भी क्या कहता है दोस्तों? बार्कर कहता है कि न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है और रिपब्लिक न्याय का संस्थागत रूप है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोस्तों आप जरूर याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ बैठेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपके सामने चला है क्या? प्लेटो के दार्शनिक आधार क्या थे दोस्तों? प्लेटो के जो दार्शनिक आधार है ना, दो हैं। क्या? एक तो उसने गुफा सिद्धांत दिया है, केओ थ्योरी बोला है। गुफा सिद्धांत क्या है प्लेटो के अनुसार दोस्तों? प्लेटो का कहना था कि ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। इसके द्वारा प्लेटो ने ग्लाउकन के सिद्धांत का, जो उसने कहा था कि ज्ञान, क्या बोला था ग्लाउकन ने? कहा था दोस्तों ज्ञान का रास्ता सीधा होता है। इस ज्ञान के सीधे रास्ते का उसने खंडन किया है और अपनी बात क्या बोला है? उसने कहा ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा। कहता कि ज्ञान का रास्ता अगर इतना सीधा होता तो हर कोई ज्ञानी बन जाता, हर कोई बुद्धिमान हो जाता, हर कोई एक नए आयाम को छू जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्लाउकन क्या बोला दोस्तों? ग्लाउकन ने बोला था कि ज्ञान का रास्ता सीधा है, लेकिन जो आपका प्लेटो है, प्लेटो ने बोला नहीं, ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं बल्कि ज्ञान का रास्ता क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। याद रखिएगा, ये गुफा सिद्धांत में कहता है। और विभाजक रेखा सिद्धांत क्या है दोस्तों? जिसको हम डिवाइड लाइन थ्योरी बोलते हैं। तो उसमें प्लेटो कहता है कि सत्य का पता न तो आत्मा से है और न केवल दृष्टि से किया जा सकता है, बल्कि दोनों से एक साथ किया जाता है। मतलब ये है कि अगर हम ये चाहें कि यार केवल हम आत्मा के आधार पर सत्य का पता लगा पाए कि जो हमारा आत्मा मानता है वही सत्य है, या केवल जो हम देखते हैं वही सत्य है, तो ये गलत है। मतलब कि केवल एक चीज से हम सत्य का पता नहीं लगाते, बल्कि उसके लिए हमें दोनों की जरूरत होती है। मतलब हम आत्मा का प्रयोग भी करते हैं और दृष्टि का प्रयोग भी करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, तब हमें एक साथ क्या होता है? आत्मा, तब हमें सच्चाई का, वास्तविकता का पता चलता है। ये कौन से सिद्धांत बोलता है दोस्तों? ये आपका विभाजक रेखा सिद्धांत बोलता है। अब इसके बाद देखिए एक और दिया है सिद्धांत इनका दोस्तों, तीसरा क्या है? 3 सेब का सिद्धांत। इसको 3 एपल्स थ्योरी बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन क्या पूछे? क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तव में 3 सेब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है? तो अगर आपको मालूम है कि केओ थ्योरी किसने दिया है, अगर आपको मालूम है डिवाइड लाइन थ्योरी किसने दिया है, अगर आपको मालूम है कि 3 एपल्स थ्योरी किसने दिया है, तब तो आप कर पाओगे ना। तो यहाँ पर 3 सेब का सिद्धांत क्या बोलता है दोस्तों? तो प्लेटो कहता है क्या? प्लेटो कहता है कि किसी टोकरी में पके, कच्चे और खराब सेब है। व्यक्ति को पके सेब खा लेना चाहिए, कच्चे सेब पकने के लिए रख देना चाहिए, लेकिन जो बेकार सेब है उसे फेंक देना चाहिए। अर्थात जो हमारे लिए उपयोगी वस्तुएं हैं उसका तो हमें उपयोग करना चाहिए। क्या? उसका उपयोग करना चाहिए। जो कम उपयोगी हैं उनको जो कम उपयोगी बात कर रहा है, जो कम उपयोगी है दोस्तों उसे क्या? जो कम उपयोगी हैं उनको उपयोग के लिए, देखिएगा ये थोड़ा सा बीच में 2 बार मिसप्रिंट हो गया है। जो कम उपयोगी है, कम उपयोगी को उपयोगी बनाने के लिए संरक्षित कर लेना चाहिए, और जो अनुपयोगी है उसे त्याग देना चाहिए। मतलब 3 बातें उसने कहा। क्या? एक तो उसने उपयोगी बात बोली कि जो उपयोगी है उसको तो हमें क्या करना है? उसे हमें उपयोग में ले आना है। दूसरा बोला क्या? अनुपयोगी। अनुपयोगी क्या है? जो अनुपयोगी कह रहे हैं, जो कम उपयोगी है दोस्तों। क्या? जो कम उपयोगी है, कम उपयोगी, जो कम उपयोगी है उसको उपयोग के लिए संरक्षित करना चाहिए। मतलब ऐसे ज्ञान जो कम उपयोगी है उसे बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उस ज्ञान का प्रयोग हमें, हमारे लिए काम आएगा, उपयोगी होगा।
और तीसरा जो है उसे क्या बोलते हैं, उसे अनुपयोगी बोलते हैं। और अनुपयोगी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जो ज्ञान या जो चीजें हमारे लिए अनुपयोगी है उनका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे हमें फेंक देना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम 3 सेब का सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों। इसे हम 3 एपल्स थ्योरी बोलते हैं। और इस 3 एपल्स थ्योरी को किसने दिया है, वो दिया है प्लेटो ने। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट जो सिद्धांत है दोस्तों क्या है, वो राज्य के संबंध में विचार है। अब देखिए राज्य के संबंध में प्लेटो क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट बात है। राज्य के संबंध में प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। क्या बोला, प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है और एक स्टेटमेंट और आएगा, राज्य व्यक्ति के पहले है। क्या, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है। ये दोनों स्टेटमेंट में अंतर है, दोनों पूछा गया है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये अरस्तु ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है, ये अरस्तु ने बोला। उसने कहा कि वास्तव में राज्य जो है वो मेन है, जो व्यक्ति है वो, देखो राज्य जो है वो, राज्य क्या है, राज्य आपका साध्य है और व्यक्ति क्या होता है, साधन होता है। ठीक है, क्या बोला है कि राज्य जो होता है वो साध्य होता है, व्यक्ति आपका साधन है, इसलिए राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में होता है। लेकिन ये जो प्लेटो बोला है, ये प्लेटो कहीं ना कहीं राज्य को, राज्य में मतलब ये राज्य के बारे में ये कहीं ना कहीं सावयववादी सिद्धांत देता है। सावयववादी का मतलब क्या होता है, मतलब वह राज्य को शरीर मान लेता है, मानव मान लेता है। और वो कहता है कि भाई जैसे व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति का आकार छोटा होता है, तो व्यक्ति भी एक मानव है, लेकिन वह बहुत बड़ा मानव, वो बृहद मानव है, उसका आकार बड़ा होता है। इसलिए उसने कहा कि राज्य जो है वो व्यक्ति का बृहद रूप है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो सावयववादी सिद्धांत से प्रेरित लगता है। प्लेटो कहता है कि राज्य का निर्माण वृक्षों एवं चट्टानों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप से प्रकट हो जाती है तो वह राज्य बन जाती है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। और राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु ने कहा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान, प्लेटो जो है व्यक्ति के आत्मा शब्द का प्रयोग है। मतलब प्लेटो जो है दोस्तों व्यक्ति के लिए क्या करता है, व्यक्ति के लिए वह आत्मा शब्द का प्रयोग करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तव में प्लेटो ने व्यक्ति के लिए किस का प्रयोग किया, तो आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। प्लेटो कहता है कि छोटे स्तर पर जो गुण एक व्यक्ति में पाया जाता है, बड़े स्तर पर वही गुण किसमें होता है दोस्तों, राज्यों में होता है। मैंने अभी आपको बताया कि उसने जब बृहद रूप माना तो यही माना कि भाई जो गुण, जो छोटे स्तर में जो गुण व्यक्ति के पास होते हैं, बृहद स्तर पर वही गुण किसमें होते हैं, राज्य में होते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखें तो अब उसने बताने का प्रयास किया क्या, कि जो व्यक्ति है ना, व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति में 3 गुण पाया जाता है। मतलब वो बताने का प्रयास करता है कि वो तुलना करेगा आपसे, भी देखेगा। और ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति में 3 गुण पाया जाता है। कौन कौन, विवेक, साहस या शौर्य और वासना। ठीक है, विवेक, साहस या शौर्य, साहस को शौर्य बोलते हैं, और वासना 3 गुण व्यक्ति में होते हैं। उसी प्रकार राज्य में शासक, सैनिक व उत्पादक 3 वर्ग होते हैं। अब आपसे यहाँ पर मिलान करवा देगा कि वास्तव में निम्नलिखित में से शासक का गुण कौन है। तो याद रखिएगा, इसमें क्रमशः है, शासक का गुण विवेक होगा, सैनिक का जो गुण होगा वो शौर्य या साहस होगा, और उत्पादक का जो गुण होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो वासना होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर उसने 3 गुण पाए कि जैसे मनुष्य में 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और वासना, उसी प्रकार से राज्य में 3 गुण होते हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक। अब विवेक का संबंध शासक से है, शौर्य का संबंध सैनिक से है, और शासक या देखिएगा सैनिक से, सैनिक या देखिए 2 चीज। ठीक है, तो मतलब ये शासक थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये और क्षुधा का संबंध किससे दोस्तों, क्षुधा का संबंध उत्पादक वर्ग से है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी कभी विवेक शासक से है, लेकिन अगर शौर्य में सैनिक ऑप्शन में ना दिया हो तो योद्धा दिया होगा, क्या दिया होगा, योद्धा वर्ग दिया होगा। और अगर सैनिक या योद्धा ना हो तो फिर शासक भी हो सकता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर विवेक का संबंध शासक से है, शौर्य का संबंध सैनिक या योद्धा वर्ग से है, और क्षुधा का संबंध किससे होता है, उत्पादक वर्ग से होता है। या इसको ऐसा बोल सकता है, वासना का संबंध किससे, वासना का संबंध जो है दोस्तों किससे है, उत्पादक वर्ग से। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति को न्यायशील व आदर्श तभी माना जाता है। कौन कहता है, ये मैं नहीं बोलता दोस्तों, ये वास्तव में प्लेटो का विचार है। प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति को न्यायशील व आदर्श तभी माना जाता है जब व्यक्ति के 3 गुण अपने कार्य को करते हुए तीनों के साथ सामंजस्य स्थापित करे। मतलब ये कि आप तभी किसी व्यक्ति को न्यायशील मान सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप तभी आदर्श मान सकते हैं जब उसमें 3 गुण समाहित हो और 3 गुण अपने आप कार्य करते हुए
तीनों के बीच में सामंजस्य भी हो, आप इसे ध्यान रखिएगा। और कहता है कि अंतिम दो गुणों का संचालन विवेक द्वारा हो, उसी प्रकार सामाजिक स्तर पर राज्य को आदर्श व न्याययुक्त तभी माना जाएगा जब राज्य के तीनों वर्ग बिना हस्तक्षेप के अपने अपने कार्यों को अपने गुणों के आधार पर करें। मतलब यहाँ पर क्या बोलता है, मतलब यहाँ पर ये बोलता है दोस्तों कि वास्तव में जो विवेक होता है, विवेक जैसे हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई देखो 3 गुण तो उसने बताया। कौन कौन से गुण बताया? उसने 3 गुण बताया। एक तो आपका विवेक होता है, क्या बताया? एक तो विवेक होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका साहस या सौर होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका यहाँ पर वासना या क्षुधा होती है। तो यहाँ पर कहता है दोस्तों कि जो विवेक होता है, विवेक का नियंत्रण इन दोनों के ऊपर होता है। मतलब ये दोनों गुण जो होते हैं वो विवेक के अधीन होते हैं। विवेक उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसका मतलब वह यह बताने का प्रयास करता है कि जिस व्यक्ति में विवेक होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा और वह अन्य 2 गुणों वाले व्यक्तियों को शासित करने का प्रयास करेगा। और विवेक किसमें है? राजा में होता है, तो राजा श्रेष्ठ होता है। साहस किसमें दिया है दोस्तों? योद्धा में दिया है। और उसके बाद ये आपका किसमें दिया है? आप कहेंगे सर ये उत्पादक वर्ग में दिया है। तो वो बताने का प्रयास करता है कि वास्तव में जो उत्पादक वर्ग है और जो योद्धा वर्ग है वो हमेशा राजा के अधीन होंगे और राजा का उस पर हमेशा नियंत्रण होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखें और कुछ। अब क्या बोलता है कि राज्य में तीनों वर्ग बिना हस्तक्षेप के अपने अपने कार्यों को अपने गुणों के अनुसार एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करें और अंतिम 2 वर्ग का संचालन शासक द्वारा हो। मतलब सीधे सीधे बताने का प्रयास करता है। क्या बताने का प्रयास करता है दोस्तों? कि भाई राज्य तभी श्रेष्ठ होगा, राज्य तभी न्यायप्रिय होगा, राजा तभी सर्वश्रेष्ठ होगा जब सभी वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करें। और जो अंतिम 2 वर्ग हैं अगर वो शासक द्वारा संचालित होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा जो राज्य है वो न्यायप्रिय होगा, ऐसा राज्य आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्लेटो क्या बोलता है दोस्तों? प्लेटो कहता है कि प्रत्येक वर्ग में एक गुण की प्रधानता होती है और उसी के अनुसार उसमें सद्गुण उत्पन्न होता है और उसी के अनुसार वर्ग जो है उत्पन्न होता है। मतलब ये कि भाई हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है और उस गुण की और जिस गुण की प्रधानता होती है वह उस व्यक्ति में सद्गुण उत्पन्न करता है और जो सद्गुण होता है वो क्या करता है? उसी सद्गुण के आधार पर वर्ग उत्पन्न होता है। जैसे मैंने क्या कहा, हमने कहा अगर कोई व्यक्ति न्यायशील है, न्यायप्रिय है तो निश्चित रूप से वो सद्गुणी होगा, उसका वर्ग अलग होगा। अगर कोई व्यक्ति है उसमें कुछ और भी अगर गुण होगा तो उसका वर्ग आपका अलग होगा। अगर किसी और में कोई गुण है उसका वर्ग अलग होगा। तो वर्गों का जो विभाजन हुआ है वास्तव में वो उनमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर होता है। ऐसा किसने बोला? ऐसा वास्तव में प्लेटो ने बोला। इसके बाद देखिए, जिसमें प्लेटो फिर कहता है कि जिसमें ज्ञान की प्रधानता होगी उसमें ही विवेक होगा और वही दार्शनिक व शासक वर्ग होगा। मतलब ये बात बताना चाहता है कौन? प्लेटो बताना चाहता है कि वास्तव में जिसमें ज्ञान की प्रधानता होती है वही विवेक होता है, वही विवेकी होता है और वही दार्शनिक व शासक वर्ग होगा। मतलब ये है कि कहता है कि ये जो गुण है जिसमें ज्ञान की प्रधानता होती है वो वास्तव में विवेकी होता है। और ये दोनों गुण किसमें होता है दोस्तों? ये दोनों गुण वास्तव में दार्शनिक राजा या राज्य में होंगे। तो इसलिए वह अपने राजा को क्या मानता है? अपने राज्य को, अपने दार्शनिक राजा को वो विवेकी मानता है, अपने दार्शनिक राजा को सर्वश्रेष्ठ मानता है और अपने दार्शनिक राजा को सर्वज्ञानी मानता है। कौन? प्लेटो मानता है। अब देखिए क्या बोलता है, जिसमें मनोवेग की प्रधानता होती है उसमें साहस होगा और वह सैनिक वर्ग होगा। मतलब बता रहा है कैसे? जिसमें मनोवेग की प्रधानता होगी उसमें साहस आएगा और जिसमें साहस होगा वही क्या होगा दोस्तों? वही आपका सैनिक वर्ग हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर फिर क्या बोलता है, यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें तृष्णा या संचय का, देखिएगा, जिसमें तृष्णा या संचय होता है। संचय का मतलब दोस्तों क्या होता है? कि इकट्ठा करने की चीज। जिसमें तृष्णा प्यास होती है, जिसमें तृष्णा या संचय होता है उसमें क्षुधा होगी। क्या? क्षुधा नहीं बल्कि क्षुधा, ये क्षुधा सा आप लिख दिए यहाँ पर, क्षुधा होगी, याद रखिएगा। उसमें क्षुधा होती है और जो क्षुधा होती है जिसमें वही क्या होता है? वही आपका उत्पादक वर्ग होगा। क्योंकि आप ये बताओ मुझे कि अगर भाई व्यक्ति के अंदर अगर संचय की शक्ति नहीं आएगी, अगर व्यक्ति में अगर इच्छा नहीं आएगी तो भाई उसमें प्यास नहीं आएगी, तो व्यक्ति काम क्यों करेगा? तो काम वही करता है जिसमें प्यास होती है, जिसमें इच्छा होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक वर्ग बोलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों नोट में क्या लिखा है। नोट में है प्लेटो ने चौथा तथा अंतिम सद्गुण न्याय को माना है। मतलब 3 गुण तो मेन है लेकिन जो अंतिम गुण माना है वो क्या मानते हैं दोस्तों? वो न्याय को मानता है। और ये जो न्याय होता है दोस्तों ये सर्वोच्च गुण है। मतलब क्या? जैसे विवेक है, साहस, शौर्य है और क्षुधा है, ये 3 तो गुण है लेकिन इनके अलावा भी एक चौथा गुण होता है और क्या होता है? न्याय। और ये जो गुण होता है दोस्तों वो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। इसको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े दोस्तों और कुछ आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा बहुत शानदार सुपर क्लास चल रही है।
थोड़ा जल ग्रहण कर रहे थे क्योंकि क्लास बड़ी हो रही तो प्यास लग रही थी। अब देखिए यहाँ पर उसने वर्ग का को बांटा है। जैसे यहाँ पर देखिए उसने ये वर्ग है आपका, ये लक्षण है और ये सद्गुण इसमें है। तो देखो जिसमें जो दार्शनिक होते हैं उसमें ज्ञान होता है, उसमें विवेक नामक सद्गुण पाया जाता है। जो सैनिक होते हैं उसमें मनोवेग होता है, वो साहसी होते हैं, साहस गुण। जो व्यापारी होते हैं वो तृष्णा है, उसमें तृष्णा पाई जाती है और वो संपन्न होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें तृष्णा होती है दोस्तों, तृष्णा प्यास होती है। ठीक, और ये जो गुण होता है वो संपन्न यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। संपन्न क्या होता है यहाँ पर, वो गुण क्या होती है, वो क्षुधा होती है। ठीक है, क्या होगा वो क्षुधा, क्षुधा जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या वासना या क्षुधा जिसको बोलते हैं, इसको आप वासना भी बोल सकते हैं, वासना। और ये क्या हो जाएगा, वो आपका क्षुधा या वासना होता है, क्षुधा या वासना। तो ये तीनों गुण याद रखिएगा। और समाज के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, समाज के लिए न्याय की आवश्यकता होती है, समाज के लिए न्याय की आवश्यकता होती है, आप ध्यान रखिएगा। तो उसने यहाँ पर वर्गीकरण किया है गुणों के आधार पर। आप जरा आगे देखें तो प्लेटो कहता है क्या, प्लेटो ने कहा कि सभी राज्यों का उद्गम सामाजिक जरूरतों के आधार पर होती है। अब दार्शनिक राजा के संबंध में प्लेटो क्या बोलता है, यहां पर तो राज्य के संबंध में बोला। अब देखिए दार्शनिक राजा के संबंध में प्लेटो क्या कहता है। तो दोस्तों देखिए दार्शनिक राजा के संबंध में प्लेटो ने कहा, क्या कहता है देखिए, तो सुकरात के विचारों का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा। ये अरस्तु यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, प्लेटो होगा, प्लेटो के ऊपर पड़ता है। यानी दार्शनिक राजा का जो प्रभाव, मतलब जो सुकरात के विचारों का प्रभाव है, चूंकि प्लेटो सुकरात का शिष्य था और आप जानते हैं कि जो शिष्य होता है उस पर उसके ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ता है, गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव पड़ता है। तो सुकरात के शिक्षाओं का प्लेटो के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सुकरात कहता था दोस्तों कि सद्गुण ही ज्ञान है, मैंने कल भी बताया था कि सद्गुण ज्ञान है। और प्लेटो ने इस कथन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि केवल तथ्यों की जानकारी ही वास्तविक ज्ञान नहीं है, बल्कि तथ्यों के पीछे जो सच्चाई या अच्छाई का भाग है वही ज्ञान है। मतलब इसने क्या बोला, सुकरात ने सद्गुण को ही ज्ञान माना है, जबकि प्लेटो इसको और आगे बढ़ाता है और कहता है केवल तथ्यों की जानकारी ही वास्तविक ज्ञान नहीं, कि हमने तथ्य को समझ लिया, हमने तथ्य को जान लिया, हम ज्ञानवान, मतलब हम सत्य को जान पाए, नहीं, बल्कि तथ्यों के पीछे जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उसको जानना क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। प्लेटो फिर कहता है दोस्तों क्या, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा वही है जो प्राकृतिक न्याय से युक्त होता है। मतलब यहाँ पर दार्शनिक राजा के गुण बताता है क्या, कि दार्शनिक राजा वह होता है जिसमें प्राकृतिक न्याय होता है, जिसमें नैतिकता होती है और जिसमें दर्शन शास्त्र के दर्शन के गुण पाए जाते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति में ये गुण है तो वो दार्शनिक राजा होगा, अगर उस राजा में गुण नहीं है तो फिर वो दार्शनिक राजा या श्रेष्ठ राजा नहीं होगा। इसको भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे वाली स्लाइड में देखें दोस्तों, प्लेटो क्या बोलता है। प्लेटो कहता है, प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों के शीर्ष पर एक दार्शनिक राजा बैठा था। हमें हमेशा बोलते हैं कि प्लेटो ने जो भी कहा, जो भी राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए, उसके राजनीतिक विचारों का जो आधार था दोस्तों कौन था, वो वास्तव में दार्शनिक राजा होता है। कौन, दार्शनिक राजा होता है। और प्लेटो का दार्शनिक राजा विवेकशील, न्यायप्रिय, निरपेक्ष ज्ञानी, जो बिना किसी भेदभाव के न्याय की स्थापना करता है। मतलब ये वास्तव में प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के विशेषता को बताया है, गुणों को बताया है, कि जो दार्शनिक राजा है वो विवेकशील है, वो न्यायप्रिय है, वो निरपेक्ष ज्ञानी है, जो बिना किसी भेदभाव के क्या करता है, न्याय की स्थापना करता है। ये ऐसा प्लेटो का मानना था। रिपब्लिक में प्लेटो कहता है, क्या कहता है, कि दार्शनिक राजा के शासन का आधार विवेक होगा, कानून नहीं। मतलब सीधे सीधे बोलता है क्या, कि भाई राजा जो है, जो दार्शनिक राजा होगा, वो कानून के आधार पर शासन नहीं करेगा, बल्कि वो अपने विवेक के आधार पर, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको उचित लगता है, अपने विवेक का प्रयोग करे। कि पता लगा अगर न्याय कर रहा है और कोई व्यक्ति न्याय को लेकर आया और कोई व्यक्ति ने उससे बोला कि भाई हमको न्याय चाहिए। अब अगर प्लेटो क्या, अगर राजा कानून के आधार पर काम कर दिया तो कई बार गलत न्याय भी मिल जाता है। इसलिए प्लेटो मना करता है कि राजा जो होगा, दार्शनिक राजा जो होगा, वो कानून के आधार पर न्याय नहीं करेगा, बल्कि किसके आधार पर करेगा, बल्कि विवेक के आधार पर करेगा। जो जैसा उसका विवेक कहेगा, जैसे उसका मोरल कहेगा, वैसे वो न्याय करेगा। अर्थात दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां देते हुए प्लेटो उसे कानून के ऊपर मानता है, किंतु लॉज में वह दार्शनिक राजा के अधीन कर देता है। मैंने क्या बोला, ध्यान रखिए, दोनों चीज यहां पर दिया है। क्या, नंबर एक, पहली बात तो यह है कि यहां पर दोनों चीज यहां पर दे दिया है। एक बात क्या दिया कि दोस्तों जो प्लेटो है,
वह रिपब्लिक में, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा, जो प्लेटो है वो रिपब्लिक में क्या करता है, रिपब्लिक में प्लेटो ने राजा को सर्वश्रेष्ठ माना है, राजा के अधीन न्याय को किया है। लेकिन लॉज में दोस्तों, लॉज में वह दार्शनिक राजा को कानून के अधीन, यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग होना चाहिए, यहाँ पर वह दार्शनिक राजा को कानून के अधीन करता है। किसके अधीन? कानून के अधीन करता है। अधीन मतलब रिपब्लिक में तो सीधे सीधे विवेक की बात करता है कि राजा को कानून के नहीं बल्कि विवेक के आधार पर काम करना है, लेकिन लॉज में सीधे सीधे बोलता है कि राजा वास्तव में कानून सर्वश्रेष्ठ है, संविधान सर्वश्रेष्ठ है, और राजा भी राज्य के अंतर आता है, इसलिए राजा भी कानून के अधीन है। तो लॉज में वह अपने दार्शनिक राजा को भी कानून के अधीन करता है, जब रिपब्लिक में वह कानून को दार्शनिक राजा के अधीन करता है। वह रिपब्लिक में दार्शनिक राजा को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसे विवेक के आधार पर न्याय देने की बात कहता है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखिए आप अगला पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर, फिर प्लेटो यहाँ पर कहता है क्या, प्लेटो का कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा गया है। प्लेटो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजकुमारों और राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, ज्ञान और महानता का एक ही व्यक्ति में संक्रमण नहीं हो जाता, संचलन नहीं हो जाता, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पूछा है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजकुमारों और राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, ज्ञान और महानता का एक ही व्यक्ति में समन्वय नहीं हो जाता, तब तक नगर राज्य कभी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट किसका है? ये वास्तव में प्लेटो का है और ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है। प्लेटो आगे कहता है दोस्तों क्या, कि जब जूता या चप्पल टूट जाता है तो उसे बनाने के लिए हम कुशल मोची की तलाश करते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम योग्य चिकित्सक की तलाश करते हैं, वाकपटु की नहीं तलाश करते हैं। इसलिए कहता है कि जब कोई संपूर्ण नगर राज्य बीमार हो तो हम साधारण शासक से कैसे काम चला सकते हैं। मतलब वो अपने दार्शनिक राजा को प्रोटेक्ट कर रहा है और बोलता है कि भाई जैसे जूता चप्पल टूटने पर हम स्पेशलाइज्ड किसी मोची को खोजते हैं, जब व्यक्ति बीमार होता है तो किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाता है, वो आम इंसान आम डॉक्टर के पास नहीं जाता। उसी प्रकार से बोलता है कि इस प्रकार से जब पूरा का पूरा आपका जो है, पूरा का पूरा जब नगर राज्य ही आपका बीमार है तो उसका इलाज कोई साधारण कोई आम राजा नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता है। ये बात कहता है। फिर आगे देखें आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि प्लेटो कहता है कि एक धूर्त एवं अयोग्य शासन राज्य में होता है तो भ्रष्टाचार, अन्याय और अस्थिरता का वातावरण बनेगा। इसलिए प्लेटो चाहता है कि एक ऐसा ज्ञानवान निरपेक्ष ज्ञानी शासक बने जो सबके साथ समान व्यवहार और न्याय करे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट कथन क्या है कि भाई कहता है कि कोई भी चाहे धूर्त हो, जैसे उसने प्लेटो ने कहा कि एक धूर्त अयोग्य शासन राज्य में होता है तो भ्रष्टाचार, अन्याय और अस्थिरता का वातावरण बनेगा। मतलब अगर राजा श्रेष्ठ नहीं होता, अगर राजा बेईमान होता है, राजा चोर होता है, उचक्का होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो समाज होता है, जो राज्य होता है, वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा, अन्याय व्याप्त हो जाएगा और अस्थिरता का वातावरण बनेगा। इसलिए प्लेटो बोलता है कि भाई एक ऐसा ज्ञानवान निरपेक्ष ज्ञानी शासक बने जो सबके साथ समान व्यवहार व न्याय कर सके। ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए दोस्तों, ये तो अपने दार्शनिक राजा के बारे में ये विचार देता है, लेकिन इसकी आलोचना भी खूब होती है। क्या क्या आलोचना हुई दोस्तों? आलोचना यहाँ पर हुई कि यदि दार्शनिक राजा पर कानून का कोई बंधन नहीं होगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। जैसे कि प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा के पास असीमित अधिकार हो, लेकिन वह विवेकशील होना चाहिए। अब आप बताइए, किसी आदमी के पास अगर असीमित अधिकार हो जाए और वह विवेकशील बना रहे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर है कि यदि दार्शनिक राजा पर कानून का बंधन नहीं होगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। दूसरा क्या है, लॉर्ड एक्टन ने लगाया, कहा सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। मतलब वो प्लेटो के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि भाई वैसे भी सत्ता क्या करता है, सत्ता जो है लोगों को भ्रष्ट बनाती है, और जिसके पास पूर्ण सत्ता हो जाए, जिसके पास असीमित सत्ता हो जाए, जिसके पास सारी शक्ति हो जाए, वो तो उसको और ज्यादा भ्रष्ट बनाती है। इसलिए वो राजा कभी भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता, वो राजा कभी भी आदर्श नहीं हो सकता। फिर कहा है क्या, दार्शनिक राजा का विचार ही अव्यवहारिक है। विचारकों ने बोला क्या कि वास्तव में जो दार्शनिक राजा है उसका विचार ही व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, क्योंकि
या राजा केवल विचारों में हो सकता है, व्यवहार में नहीं हो सकता। और इसलिए आप जानते हैं कि वास्तव में रिपब्लिक को दार्शनिक कल्पना लोक इसलिए कहा गया है क्योंकि रिपब्लिक में जो भी बातें कही गई हैं वो केवल और केवल काल्पनिक ज्यादा दिखती हैं, हकीकत से उसका कोई सरोकार नहीं है। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो ने शिक्षा पर क्या विचार प्रस्तुत किया, इसे जरा देखें हम लोग। शिक्षा पर विचार क्या बोलता है, जरा देखें। दोस्तों, शिक्षा पर विचार व्यक्त करते हुए प्लेटो कहता है क्या, देखिए पहली बात तो प्लेटो की शिक्षा एथेंस व स्पार्टा से प्रभावित है। जो शिक्षा संबंधी विचार प्लेटो ने दिया है दोस्तों, वो वास्तव में एथेंस व स्पार्टा से प्रभावित है। उसने स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा देने के पक्ष में था। मतलब प्लेटो कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम शिक्षा केवल पुरुष को दें, स्त्री को ना दें। वह स्त्री और पुरुष दोनों को ही शिक्षा देने के पक्ष में था। शिक्षा को परिभाषित करते हुए प्लेटो कहता है कि अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता ही क्या कहलाता है, वो शिक्षा कहलाता है। प्लेटो केवल अभिभावक या संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहता है, कह रहा है कि प्लेटो, अब देखो यहां पर क्या है, एक बार तो इसने सीधे सीधे बोला है यहां पर क्या कि देखिए यहां पर क्या बोला, एक तरफ तो उसने क्या बोला दोस्तों, एक तरफ तो उसने स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा देने के पक्ष में था, लेकिन अब यहां पर व्यवस्था क्या कहता है, यहां पर व्यवस्था देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा वास्तव में प्लेटो किन किन पक्ष को शिक्षा देने की बात करता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहली बात तो प्लेटो के अनुसार समाज में कितने वर्ग थे, 3 वर्ग थे। कौन, एक तो शासक वर्ग था, एक शासक वर्ग था, दूसरा आपका जो था वो कौन था, वो वास्तव में योद्धा वर्ग था, योद्धा वर्ग जिसको सैनिक वर्ग बोलते हैं, और तीसरा जो था वो उत्पादक वर्ग था दोस्तों, क्या, उत्पादक वर्ग। तो यहां पर जो वास्तव में प्लेटो है वो सीधे सीधे कहता है कि शिक्षा किसको मिलनी चाहिए, शिक्षा केवल और केवल अभिभावक या संरक्षक वर्ग को मिलना चाहिए। और इस अभिभावक या संरक्षक वर्ग के अंतर्गत 2 आते हैं, कौन, एक शासक वर्ग और योद्धा वर्ग। मतलब शासक या योद्धा वर्ग को मिलाकर के क्या किसका निर्माण होता है दोस्तों, वो मिलता है अभिभावक या संरक्षक वर्ग। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभिभावक या संरक्षक वर्ग में प्लेटो ने किन किन वर्ग को शामिल किया है, तो याद रखिएगा राजा वर्ग, शासक वर्ग और योद्धा वर्ग। तो उसने वह सिर्फ शासक और सैनिक को शिक्षा देने की बात करता है, उत्पादक वर्ग व बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया है। मतलब वह उत्पादक या जो बालक वर्ग है उनको शिक्षा देने की बात नहीं कहता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य दोस्तों क्या होता था, शासक में विवेक की स्थापना करना, क्या करना, शासक में विवेक की स्थापना करना था, इसे आप ध्यान रखिएगा, उत्पन्न करना या पूर्ण ज्ञानवान बनाना था ताकि वह लोगों के साथ न्याय कर सके। प्लेटो आगे कहता है दोस्तों क्या, कि शिक्षा का अर्थ लोगों को अपने अपने कर्तव्य को कर्तव्य के लिए प्रेरित करना है। बार्कर कहता है दोस्तों, बार्कर कहता है क्या, कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने की मानसिक औषधि है। अगर ये कथन आपसे पूछ लेता है कई बार कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने की मानसिक औषधि है, और अगर मान लीजिए ऑप्शन में बार्कर नहीं है तो इसका उत्तर क्या मानेंगे आप, प्लेटो मानेंगे, फिर आप इस स्टेटमेंट को प्लेटो का मान लेंगे। लेकिन अगर बार्कर है तो फिर बार्कर ही मानेंगे, याद रखिएगा। जोबेट कहता है, जोबेट ने क्या बोला दोस्तों, कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। रूसो कहता है कि रिपब्लिक राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। ये कथन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि किस रिपब्लिक राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है, ये कथन किसका है, तो आप कहेंगे सर ये कथन किसका है, रूसो का है। इसको आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, जो जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा और बात देखें आप, प्लेटो और क्या बोलता है दोस्तों, प्लेटो ने अपने शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में बांटा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्या, एक तो उसने बांटा है प्रारंभिक शिक्षा, एक का क्या हो, एक बोला है कि भाई एक तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, और प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या माना है दोस्तों, तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कहता है, क्या कहता है जरा देखिए। जो प्रारंभिक शिक्षा है दोस्तों वह किशोरावस्था के लिए, किसके लिए है, किशोरावस्था। मतलब किशोरावस्था का मतलब क्या, जब लोग युवा होते हैं, जब लोग किशोर होते हैं उस समय उनको कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए, तो किशोरावस्था के लिए उसने बोला कि किशोरावस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य दोस्तों सैनिक बनाना है। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य राज्य के लिए सैनिक बनाना होता है। प्लेटो ने इसमें व्यायाम और संगीत को शामिल किया, मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके अंतर्गत व्यायाम और संगीत को शामिल किया गया है। प्लेटो के अनुसार व्यायाम शरीर का और संगीत आत्मा का भोजन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा
कि कौन सा विचारक कहता है कि व्यायाम शरीर का और संगीत आत्मा का भोजन है, तो वो प्लेटो कहता है। प्लेटो को संगीत प्रेमी विचारक भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि वास्तव में प्लेटो को संगीत प्रेमी विचारक भी कहा जाता है। दोस्तों प्लेटो कहता है, क्या कहता है कि जब संगीत के स्वर निकलते हैं तो राष्ट्र के कानून बदल जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कथन जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में प्लेटो संगीत प्रेमी विचारक था। प्लेटो पुनः लिखता है कि मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि शासन कौन चला रहा है। मतलब संगीत की ये जो कथन है सब दोस्तों, ये कथन कहीं ना कहीं उसके संगीत के प्रेम को दर्शाते हैं कि वास्तव में कितना संगीत प्रेमी विचारक था प्लेटो, जो कहता है कि मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि वास्तव में शासन कौन चला रहा है, उसे संगीत पसंद है कि नहीं पसंद है। ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए उच्च शिक्षा, दूसरा, पहला प्राथमिक खत्म, अब उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या कहता है, यह जो शिक्षा है दोस्तों वह प्लेटो ने उसे प्रौढ़ावस्था के लिए बनाया है और इसका जो उद्देश्य है वो शासक या दार्शनिक राजा बनाना है। मतलब प्राथमिक शिक्षा सैनिकों के लिए है, वो सैनिक बनाना है उसका उद्देश्य है, और जो उच्च शिक्षा है वो वास्तव में दार्शनिक या राजा बनाना इसका उद्देश्य है। प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो कहता है जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया जाएगा, जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया जाएगा तो दार्शनिक बनने से पहले सांसारिक जगत में भेज दिया जाएगा। मतलब ऐसे विद्यार्थी ऐसे प्रौढ़ जो वास्तव में उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनको दार्शनिक राजा बनाने से पहले सांसारिक जगत में भेजना होगा और व्यापक अनुभव लेना होगा, तब जाके वह दार्शनिक राजा बनेगा, और जो अनुत्तीर्ण हो जाएगा उसे सैनिक बनने के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब पहले क्या है, पहले तो मान लीजिए जैसे है कि आपने उच्च शिक्षा ले लिया, अब उच्च शिक्षा के लिए क्या होगा, उच्च शिक्षा के लिए आपको उच्च शिक्षा लेने के बाद आपको वास्तव में इस सांसारिक जगत में भेजा जाएगा, और इस भौतिक जगत में जब आप जाएंगे तो अनुभव को इकट्ठा करेंगे। अनुभव को लेने के बाद आप आएंगे तो आपका परीक्षा होगा, यहाँ पर परीक्षा, अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे तब तो आप दार्शनिक बन जाएंगे, और अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते तो फिर से आपको क्या किया जाएगा, फिर से आपको सैनिक बनने के लिए भेज दिया जाएगा। प्लेटो प्राचीन काल का पहला विचारक था जो स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा देने का पक्षधर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वास्तव में प्लेटो किसको शिक्षा देने के पक्ष की बात नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, वो उत्पादक वर्ग हो जाएगा और बच्चे हो जाएंगे। उत्पादक वर्ग और बच्चों को वास्तव में उत्पादक और बच्चों को वो शिक्षा देने की बात नहीं करता। प्लेटो के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों शासक व सैनिक बन सकते हैं। मतलब चूंकि स्त्री और पुरुष दोनों शासक और सैनिक बन सकते हैं, इसलिए दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये सारी बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह है कि प्लेटो ने कुछ और भी बातें कही, उन पर हम लोग जरा ध्यान दें। प्लेटो राज्यप्रिय शिक्षा, ये सरकारी शिक्षा देने का प्रयत्न। राज्यप्रिय का मतलब क्या होता है दोस्तों, राज्यप्रिय का मतलब होता है जो राज्य द्वारा दी जाती है। तो प्लेटो राज्यप्रिय शिक्षा या सरकारी शिक्षा देने का पक्षधर है। प्लेटो के अनुसार 10 वर्ष की आयु तक उन्हें मुख्यतः शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें पाठ्यक्रम व मुख्य का विषय खेलकूद होगा। मतलब ये बताता है एक बच्चे के बारे में कि कोई भी बच्चा जिसको सरकारी शिक्षा दी जाती है, शुरुआत के 10 वर्ष तक उन्हें शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें पाठ्यक्रम का मुख्य विषय क्या होगा, खेलकूद। 11 से 15 वर्ष की आयु तक मुख्यतः संगीत की शिक्षा दी जाएगी, ताकि शारीरिक दृढ़ता के साथ साथ बालक बालिका के चरित्र में मानसिक मृदुलता भी विकसित हो, और संगीत शिक्षा के दौरान गणित, इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों से भी परिचित कराया जाएगा। तो ये प्लेटो किस उम्र में कौन सी शिक्षा देना है, किस विषय का ज्ञान देना है, उस विषय के ज्ञान के बारे में यहाँ पर बात करा है, ठीक है, ध्यान रखिए। और फिर वहां पर बोलता है कि 16 से 20 वर्ष की आयु तक, मतलब जब 16 से 20 वर्ष की आयु तक हो जाएगा तो 16 से 20 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी। 20 वर्ष की आयु में पहली विशाल परीक्षा होगी, जिसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें व्यापारी, मिस्त्री और किसान इत्यादि बनने के लिए भेज दिया जाएगा, और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें 21 से 30 वर्ष की आयु तक उन्नत कोटि का शारीरिक, मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 वर्ष की आयु में दूसरी महान परीक्षा फिर से एक बार होगी, जो इसमें अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें सैनिक बनने के लिए भेज दिया जाएगा, और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें 31 से 35 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, और 36 से 50 वर्ष की आयु तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहा है कि किसको क्या करना है, 36 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक इन लोगों को सांसारिक जीवन में लौटकर, क्या बोला है कि 36 से 50 वर्ष तक इन लोगों को सांसारिक जीवन में लौटकर यथार्थ जीवन की समस्याओं से जूझना होगा। फिर अंतिम परीक्षा होगी, और इसमें जो उत्तीर्ण होंगे वे राज्य के शासक बन जाएंगे, और जो अनुत्तीर्ण होंगे वे
सहायक वर्ग यानी सैनिक में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब राजा का जो क्राइटेरिया प्लेटो ने राजा के बनने के लिए बनाया है वो इतना आसान नहीं है। मतलब इतनी सारी परीक्षाओं को देने के बाद, इतना सारा अनुभव लेने के बाद फिर आप 50 वर्ष के बाद जाकर क्या बनते हैं, आप जाके राजा बनने का आपको अनुभव प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि प्लेटो जो है कहीं ना कहीं वो अनुभव पर ज्यादा विश्वास करता है, कहीं ना कहीं वो अनुभवी राजा की तलाश करता है। वो नवीन या उत्तेजित राजाओं की बात नहीं करता कि कोई युवा जाकर राजा बैठ जाए, कोई युवा जो है गद्दी पर बैठ जाए। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा जो दोस्तों होती है उसमें अंकगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र को शामिल करता है। मतलब प्लेटो की जो दार्शनिक शिक्षा है उसमें वह अंकगणित को, खगोल शास्त्र को और संवाद शास्त्र को शामिल करता है। ये सारी बात आप यहाँ पर काम किए, इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप थोड़ी सी बातें आगे देखें। यहाँ पर साम्यवाद के संबंध में प्लेटो क्या बोलता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो साम्यवाद के बारे में प्लेटो कहता है किसी वस्तु से व्यक्तिगत स्वामित्व हटाकर सार्वजनिक स्वामित्व को स्थापित करना क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है। मतलब क्या बोलता है, कह रहा है किसी वस्तु से व्यक्तिगत स्वामित्व हटाकर, मतलब व्यक्तिगत स्वामित्व हटाएंगे। मतलब साम्यवाद के बारे में क्या बोलता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिर प्लेटो का साम्यवाद किस पर शामिल होता है। तो याद रखिएगा प्लेटो जो है बोलता है कि भाई कोई संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष की संपत्ति होगी तो इसका मतलब है कि उसमें करप्शन आ जाएगा, व्यक्ति के अंदर लालच आएगा, और संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वामित्व पर वो विश्वास नहीं करता, इसलिए वह बोलता है कि व्यक्तिगत स्वामित्व को हटाकर सार्वजनिक स्वामित्व को स्थापित करना होगा। यानी साम्यवाद क्या है, तो आप कहेंगे सर प्लेटो का जो साम्यवाद है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व को हटाकर सामूहिक या सामाजिक जो है स्वामित्व को लागू कर देना, वो क्या कहलाता है, वो साम्यवाद कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा के समान साम्यवाद को भी प्लेटो अभिभावक वर्ग अर्थात शासक व सैनिक वर्ग पर ही लागू करता है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं करता। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन जिस प्रकार से शिक्षा पूछता है उसी प्रकार से साम्यवाद पूछेगा। और क्वेश्चन पूछा है कि वास्तव में ये साम्यवाद का जो विचार है, साम्यवाद का सिद्धांत है, ये प्लेटो किस वर्ग पर लागू करता है, तो आप ध्यान रखिएगा वो वास्तव में संरक्षक वर्ग पर है। और वो संरक्षक वर्ग को क्या बोलते हैं, अभिभावक वर्ग। और अभिभावक वर्ग में कौन कौन वर्ग आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर उसमें आएगा आपका राजा वर्ग, और उसमें कौन आएगा, उसमें आपका सैनिक वर्ग आया। तो राजा और सैनिकों पर वह साम्यवाद की बात करता है। अब साम्यवाद को लागू करेगा तो क्या हो जाएगा, वो सीधे प्लेटो बोलता है कि चाहे राजा हो या सैनिक हो, ना तो उनकी कोई अपनी निजी संपत्ति होगी, ना उनकी निजी पत्नी होगी, ना उनका कोई निजी जो है पुत्र होगा। और अगर किसी ने पहले से शादी कर लिया है तो उसकी जो पत्नी होगी, उसके जो पुत्र होंगे वो उनके अपने नहीं होंगे, बल्कि वो समूह के होंगे, समुदाय के होंगे। और इस पर वह तर्क देता है कि ऐसे होने पर क्या होता है, अगर उसे बच्चे, मतलब अगर पत्नी और बच्चे सबके सामूहिक रूप से होंगे तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये मेरे बच्चे हैं। और अगर ये नहीं पता होगा तो कभी भी वो करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए ही करप्शन करता है। आप याद रखिएगा प्लेटो अभिभावक वर्ग के सभी स्त्री पुरुषों पर यह व्यवस्था समान रूप से लागू किया है। प्लेटो स्त्री व पुरुषों में कोई अंतर नहीं करता। प्लेटो के अनुसार दोनों में केवल शक्ति का अंतर है। मतलब याद रखिएगा अभिभावक वर्ग यानी कि राजा और सैनिक वर्ग पर वह साम्यवाद का सिद्धांत लागू करता है। प्लेटो के अनुसार एक शक्तिशाली स्त्री कमजोर पुरुष है। एक कथन भी याद रखिएगा, प्लेटो क्या बोलता है, एक शक्तिशाली स्त्री कमजोर पुरुष है और एक कमजोर पुरुष शक्तिशाली स्त्री है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया, तो किसने दिया, प्लेटो ने दिया है। अब दोस्तों प्लेटो जो है दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है, एक तो परिवार विषयक और दूसरा संपत्ति विषयक। परिवार विषयक क्या है और संपत्ति विषयक क्या है उसे जरा देखिए। तो अगर दोस्तों मैं परिवार विषयक साम्यवाद की बात करूं तो परिवार का मतलब यहां पर क्या होता है, प्लेटो का मानना था कि परिवार और संपत्ति दोनों शासक को भ्रष्ट बनाते हैं। क्या मानता है कि जो परिवार और संपत्ति है वो दोनों शासक को भ्रष्ट बनाते हैं, इसलिए वह अभिभावक वर्ग को इससे मुक्त कर देता है। सीधे सीधे बोलता है कि भाई जो शासक वर्ग है, जो योद्धा वर्ग है, उस ना तो संपत्ति रखेगा और ना उसका कोई अपना परिवार होगा, क्योंकि वो उसे भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर करता है। प्लेटो फिर दोस्तों कहता है, क्या बोलता है, कहता है अभिभावक वर्ग के पास अपना कोई परिवार नहीं होगा और ना ही संपत्ति होगी। स्त्री और पुरुष विवाह नहीं करेंगे। मतलब जो अभिभावक वर्ग में आते हैं वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनके पास अपना कोई घर होगा। प्लेटो फिर कहता है कि शासकों को आवश्यकता से अधिक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। परिवार साम्यवाद पर टिप्पणी करते हुए, मतलब ये जो पारिवारिक साम्यवाद दोस्तों, अभी तो ये संपत्ति विषय था, पारिवारिक साम्यवाद पर टिप्पणी करते हुए प्लेटो कहता है कि किसी भी स्त्री का संबंध किसी भी पुरुष से हो सकता है, ताकि जन्म के बाद, बड़ी अच्छी बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, ताकि जन्म के बाद क्या हो,
ताकि जन्म के बाद बच्चे और माता पिता के बीच कोई पहचान नहीं होगी, इसलिए शासक और सैनिक पक्षपात और भ्रष्टाचार से बच जाएंगे। मतलब अगर किसी का परिवार नहीं होगा, किसी का व्यक्तिगत बच्चा नहीं होगा, कोई भी स्त्री किसी के साथ रह सकती है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा किसका है ये पता नहीं चलेगा, और जब ये नहीं पता चलेगा तो लोगों का जो अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है, झुकाव होता है, वो नहीं हो पाएगा, और ऐसी कंडीशन में वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए ये जो प्लेटो का जो साम्यवाद है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला यहाँ पर दिया शासकों के विशुद्ध विवेक की रक्षा करना, राज्य की एकता की रक्षा करना, राजनीतिक सत्ता और आर्थिक शक्ति को अलग करना, संपत्ति सुधार और स्त्रियों को घर की दासता से मुक्त करना। ये जितने भी पॉइंट आपके दोस्तों यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे वास्तव में प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य माना जाता है। इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ दोस्तों, तो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना भी खूब हुई है। अब क्या आलोचना होती है? तो मिंटार पिया नेटलशिप ने कहा कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। ये आप याद रखिएगा। किसने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा है दोस्तों? वो कहा है कौन? वो कहा है नेटलशिप ने, मिंटार पिया नेटलशिप ने। मैक्सी क्या बोलता है? यदि प्लेटो आज जीवित होता, क्या यदि प्लेटो आज जीवित होता तो वह आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होता। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन कहता है दोस्तों? ये कहता है मैक्सी। और कार्ल पापर का कहना है कि प्लेटो प्रथम फांसीवादी विचारक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अरस्तु कहता है दोस्तों कि प्लेटोवादी पुत्र की अपेक्षा निकट का रिश्तेदार होना अधिक अच्छा है। मतलब ये कि भाई प्लेटोवादी पुत्र होने के नाते, होने की अपेक्षा निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। मतलब प्लेटो ने जो ये संबंध बनाया है, प्लेटो ने जो ये वास्तव में साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, बहुत अच्छा सिद्धांत नहीं है। इसलिए अरस्तु इसकी आलोचना करता है। और आप आगे देखिएगा कि अरस्तु भी साम्यवाद की बात करता है, लेकिन अरस्तु ने वास्तव में साम्यवादी सिद्धांत जो है वो क्या किया है? वो किसी को बांधता नहीं है, बल्कि सभी को परिवार रखने की बात करता है कि चाहे राजा हो, चाहे योद्धा वर्ग हो, सब अपना परिवार रख सकते हैं। तो सबको परिवार रखने की बात करता है कौन? अरस्तु। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर अरस्तु और आगे क्या बोलता है। अरस्तु कहता है कि प्लेटो पशु जगत के नियमों को मानवीय जगत में लागू कर दिया, जो उचित और व्यवहारिक नहीं है। मतलब सीधे सीधे कहना है अरस्तु का कि भाई प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने वास्तव में उन नियमों को भारतीय समाज में लागू किया है जो वास्तव में पशु जगत से आए हुए थे, जिनका मानवीय समाज से कोई सरोकार नहीं था। ऐसे व्यवहार को, ऐसे नियमों को वहां पर लागू करता है। फिर मैक्सी ने आगे कहा दोस्तों, क्या मैक्सी प्लेटो के साम्यवाद और मार्क्स के साम्यवाद को समान बताता है कि इन दोनों में अंतर्निहित अंतर भी है। मतलब अगर याद रखिएगा कि एक मैक्सी विचारक है, वो प्लेटो के साम्यवाद और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को समान बताता है, लेकिन वास्तव में दोनों में बहुत अंतर है। क्या? जैसे कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो नैतिकता पर आधारित था, जबकि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भौतिकता या आर्थिक स्वरूप पर आधारित है। प्लेटो का साम्यवाद अभिभावक वर्ग पर लागू था, जबकि मार्क्स का साम्यवाद संपूर्ण समाज पर लागू था। मतलब मार्क्स ने संपूर्ण समाज में ही साम्यवाद को लागू कर दिया था। तो ऐसे करके दोनों के बीच में, दोनों के विचारों में काफी कुछ अंतर भी दिखाई पड़ रहा है। इसे भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों रिचर्ड लुइस है, रिचर्ड लुइस नेटलशिप ये क्या बोलते हैं? इन्होंने लेक्चर्स, इनका किताब है लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो में लिखा, क्या लिखा कि प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा प्रणाली का पूरक उपकरण है। उसकी शिक्षा प्रणाली जिस चेतना का सृजन करती है, यह उसे कार्य रूप देने और पुष्ट करने का साधन मात्र है। ये कौन बोलता है दोस्तों? ये बोलता है आपका जो है रिचर्ड लुइस। और फिर प्लेटो का साम्यवाद परिवार और संपत्ति दोनों पर लागू था, जबकि मार्क्स का साम्यवाद केवल संपत्ति पर बल देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये मार्क्स और साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद के बीच में क्या अंतर और क्या समानता है वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा था। अब दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारा प्लेटो का आदर्श राज। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा प्लेटो का आदर्श राज। थोड़ा सा एक बार पानी और ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक में, क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तव में प्लेटो का आदर्श राज संबंधी विचार किसमें दिया है? रिपब्लिक में। प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक में आदर्श राज्य के संबंध में विचार प्रस्तुत किया है। प्लेटो क्या बोलता है दोस्तों? प्लेटो कहता है कि जब तक राज्य में दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जब तक राज्य में दार्शनिक राजा नहीं होते तब तक राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं होगा। और प्लेटो फिर कहता है क्या?
प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा और साम्यवाद का सहारा लेता है, क्योंकि वह सामाजिक आर्थिक असमानता का विरोधी था। मतलब प्लेटो चाहता था कि समाज में सभी वर्ग इक्वल हो जाएं, सभी वर्ग समाज समान हो, और इसीलिए अगर संपत्ति ही नहीं होगा किसी के पास तो सबकी स्थिति बराबर होगी। इसीलिए वह आर्थिक समानता का समर्थक था, आर्थिक असमानता का विरोधी था। प्लेटो कहता है दोस्तों क्या, प्लेटो राज और दार्शनिक राजा दोनों को कानून से मुक्त मानता है। वह लिखता है राज्य के लिए कानून आवश्यक ही नहीं है। क्या देखिए, कह रहा है कि राज्य के लिए कानून आवश्यक, देखिए थोड़ा सा दूसरा कथन यहाँ पर क्या बोला है, कहता है कि राज्य के लिए कानून अनावश्यक ही नहीं है बल्कि हानिकारक भी है। मतलब वह राज्य को भी कानून से श्रेष्ठ मानता है और दार्शनिक राजा को भी कानून से श्रेष्ठ मानता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने अंतिम कृति लाज में वह राज और राजा दोनों को कानून के अधीन कर देता है। तो ये सारी बातें भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब देखिए यहाँ पर उसकी किताब यहाँ पर है क्या, अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सेबाइन, ये पूरा का पूरा नाम है सेबाइन, ठीक है, ये पूरा नाम है सेबाइन, ये नाम है आपका है सेबाइन, ये बड़े अच्छे विचारक है। तो अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सेबाइन ने कहा जो अरस्तु का राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय राज्य श्रेष्ठ राज्य है। क्या बोलता है कि वास्तव में जो अरस्तु का राज्य आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय राज्य श्रेष्ठ राज्य है। प्लेटो का आदर्श राज्य समता मूलक न्याय प्रस्तुत करता है दोस्तों, और प्लेटो ने राज्य का वर्गीकरण रिपब्लिक में 5 भागों में किया। क्या 5 भागों में, अब कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन, एक कहता है राजतंत्र, और प्लेटो वास्तव में इसको आदर्श राज्य मानता है। इसका आधार वास्तव में क्या होता है, विवेक होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ बैठेगा कि वास्तव में प्लेटो के अनुसार सबसे श्रेष्ठ राज्य जो है शासन व्यवस्था क्या होती है, तो वो आपका राजतंत्र होता है, इसे ही उसने आदर्श राज्य माना है, और इसका आधार क्या बताया, विवेक। दूसरा सैनिक तंत्र होता है, इसका आधार वास्तव में शहर होता है। धनिक तंत्र का आधार क्षुधा होती है, लोकतंत्र का आधार जन वासना होती है, और वास्तव में निरंकुश तंत्र का आधार जो होती है वो क्या होती है, एक व्यक्ति की वासना होती है। क्या, एक व्यक्ति की वासना होती है। तो ये सारे पॉइंट को आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा दोस्तों। इसके बाद जरा देखें नेक्स्ट आपका जो दिया है, इसमें कहता है प्लेटो ने शासन प्रणालियों के, ध्यान क्या कह रहा है प्लेटो ने शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का प्रयत्न शासन करने वाले लोगों की संख्या तथा कानून के पालन के आधार पर किया है। किसके आधार पर दोस्तों, तो प्लेटो ने वास्तव में जो शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है वो वास्तव में शासन करने वाले लोगों की संख्या, किस वास्तव में कितने लोग शासन कर रहे हैं उनकी संख्या क्या है, और वास्तव में किस आधार पर कानून का पालन किया जाएगा, इसके आधार पर उसने शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है। अरस्तु के अनुसार यदि शासन कानून से बना हो तो राजतंत्र, अब देखिए यहाँ पर अरस्तु नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, प्लेटो बोलेंगे, यहाँ पर अरस्तु नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखें ये आपका प्लेटो इसको बोलेंगे, प्लेटो का विचार है ना, प्लेटो का। तो यहां पर कहता है प्लेटो बोलता है, प्लेटो कहता है कि प्लेटो कहता है दोस्तों, क्या बोलता है प्लेटो, कहता है कि यदि शासन कानून से बना हो तो राजतंत्र सर्वोत्तम होगा, लोकतंत्र सबसे निकृष्ट होगा, और अभिजात तंत्र इन दोनों के समीप रहेगा। तीनों के बाद ध्यान रखिए, यहाँ पर जो बोला है क्या बोलता है कि यदि शासन कानून से बना हो, मतलब ऐसा शासन जिसमें कानून व्यवस्था बराबर चालू हो, जहां पर कानून की अवमानना न होती हो, अगर कानून से बना है तो राजतंत्र सर्वोत्तम होगा और लोकतंत्र सबसे निकृष्ट होगा, और अभिजात तंत्र जो होता है दोस्तों, अरिस्टोक्रेसी होता है, वो दोनों के समीप होगा, बीच में होता है। किंतु यदि शासन कानून से न बना हो तो लोकतंत्र सर्वोत्तम होगा और निशस्त्र तंत्र, मतलब ये जो आपका टायरानी है वो सबसे निकृष्ट होता है, और गुट तंत्र जो होता है इनके बीच में रहेगा। अब देखिए इसका वर्गीकरण भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि जैसे उसने वर्गीकरण किया है आपके सामने है दोस्तों। प्लेटो की 38 रचनाओं में सुकरात के विचारों से संबंधित है, मतलब ये जो प्लेटो की ये जो 38 रचनाएं है ना, ये 38 रचनाओं वास्तव में सुकरात के विचारों से, सब में कहीं ना कहीं सुकरात की विचारधारा है, और इनमें से 38 में से कौन कौन से सुकरात के विचारों से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर वो एथोलॉजी है और यूथी फ्री है, यूथी फ्री याद रखिएगा। हमने कहा कि प्लेटो ने 38 रचनाएं किया, और इन 38 रचनाओं में से कौन कौन सी वास्तव में सुकरात के विचारों से संबंधित है, तो इनमें से 3 है, एक तो आपका एथोलॉजी, यूथी फ्री और कीटो, ये 3 ऐसी हैं जिस पर सुकरात के विचार हैं। प्लेटो के विचारों से संबंधित कौन कौन है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर प्लेटो के विचारों से रिपब्लिक है,
और यह संवाद शैली एवं द्वंद्वात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। अगर क्वेश्चन किया है कि स्टेटमेंट्स में किसका प्रयोग हुआ है, स्टेटमेंट्स में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। प्लेटो की सबसे बाद की पुस्तक जो है वो लाज है, और कहा जाता है कि लाज की जो रचना हुई है वास्तव में उस समय अरस्तु भी उपस्थित था, इसलिए लॉज में कहीं ना कहीं अरस्तु के विचारों का प्रभाव भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये सारी बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए वास्तव में लाज में वर्णित विषय क्या क्या है, इनको हम जरा देखेंगे दोस्तों। तो देखो लाज में क्या है, रिपब्लिक के बाद प्लेटो की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब जो अगर कोई है तो क्या है, वो लॉज है। इसे 347 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इस कृति में विधि के शासन के बारे में विचार प्रस्तुत किया गया। किसके बारे में? विधि के शासन, मतलब इसमें कानून के शासन की बात की गई है। इसमें 12 भाग है, इसको 12 भागों में विभाजित किया गया है। और लाज में दोस्तों उप आदर्श राज्य की संकल्पना की गई है। क्वेश्चन पूछ बैठेगा क्या कि आदर्श राज्य की संकल्पना प्लेटो वास्तव में रिपब्लिक में करता है, लेकिन उप आदर्श राज्य की संकल्पना जो है वो कहां पर करता है दोस्तों? तो उप आदर्श राज्य की संकल्पना प्लेटो कहां पर करता है? आप कहेंगे सर वो लॉज में करता है। ठीक है, लॉज में। प्लेटो रियोनिसिस घटना से प्रभावित होकर लाज लिखी थी। कभी का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वास्तव में जो लॉज उसने लिखी है, लॉज किस घटना पर आधारित होकर लिखी है? तो वास्तव में किस पर लिखा है दोस्तों? आप कहेंगे सर वो रियोनिसिस की घटना से प्रभावित होकर लिखा है। ठीक है, आप देखिए नोट करके यहां पर दिखाया गया है कि प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को सिराक्यूज शासक, ये सिराक्यूज एक स्थान है दोस्तों, स्थान रियोनिसिस पर अप्लाई किया है, किंतु वह असफल हो गया। इसलिए इस घटना से प्रभावित होकर उसने लाज की रचना कर डाली। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमने आपसे बताया कि रिपब्लिक में जो प्लेटो है वो वास्तव में दार्शनिक राजा के कॉन्सेप्ट को देता है। और उसने कहा क्या गलत? उसने दार्शनिक राजा में, मैंने कहा था कि उसने दार्शनिक राजा में सारे गुण सौंप दिए, सारी शक्तियां सौंप दी कि दार्शनिक राजा कानून से भी श्रेष्ठ है, दार्शनिक राजा सभी कानून से ऊपर है, दार्शनिक राजा में सभी शक्तियां निहित है। लेकिन इस दार्शनिक राजा का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसने सिराक्यूज के शासक रियोनिसिस पर उसे अप्लाई करता है। उसे सारी शक्ति दी जाती है, लेकिन रियोनिसिस वास्तव में विवेकी नहीं बनता। वह विवेक के आधार पर कानून नहीं करता, बल्कि वह निरंकुश बन जाता है। और जब वह शासक निरंकुश बन गया तो वास्तव में प्लेटो की बुद्धि खुल गई। तब प्लेटो को लगा कि यार ये तो केवल कल्पना मात्र में हो सकता है, हकीकत में हो ही नहीं सकता। हम भले कह दें कि भाई राजा के पास सारी शक्ति हो, लेकिन राजा विवेक के आधार पर काम करे, राजा मर्यादा में रह के काम करे, ऐसा संभव नहीं होता। क्योंकि जब किसी को सारी शक्ति मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार आ जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर निरंकुशता आ जाती है, और वह निरंकुशता राज्य के लिए खतरनाक होती है। वह कभी भी उचित न्याय नहीं कराएगी। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर उपराज के विषय में क्या क्या विचार व्यक्त करता है, तो इसको जरा देखिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई लॉज में उपराज के संबंध में वह विचार प्रस्तुत करता है। और अगर मैं बोलूं कि क्या क्या विचार प्रस्तुत करता है, तो उपराज के बारे में बोलता है दोस्तों कि वास्तव में राज की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 5040 होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है क्या कि प्लेटो ने वास्तव में राज्य की जनसंख्या या आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी मानी है? तो वास्तव में प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 मानी है। अरस्तु के अनुसार 1 लाख है, बट यहाँ पर प्लेटो के अनुसार कितनी होगी दोस्तों? 5040। और ये आपके कई परीक्षाओं में, पिछले बार जो LT ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है, और उसके साथ साथ जो आपका TGT PGT का एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है कि वास्तव में प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए। और क्या बोलता है राज्य के बारे में? कहता है कि राज्य जो है वो वास्तव में समुद्र तट पर नहीं, समुद्र तक, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, तट होना चाहिए, समुद्र तट तक नहीं होगा। क्यों? जैसे दो चीज होता है कि भाई देखो, अगर हम समुद्र तट की बात करते हैं तो समुद्र तट में अगर आपका राज्य है और उस राज्य की सीमा अगर समुद्र तट से लगेगी, तो ऐसी कंडीशन में जो विद्रोही होगा, आपका जो आपका शत्रु होगा, वो शत्रु कभी भी उस समुद्री तट से आपके पास आ सकता है और आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। प्लेटो कहता है वास्तव में ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्री तट से लगती है वो राज्य बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं, उनकी सीमा सुरक्षित नहीं होती है।
इसी आधार पर बोलता है क्या कि वास्तव में जो राज्य की सीमा होगी वो समुद्र तट तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में विदेशी आक्रमण के खतरे बढ़ जाते हैं। अगर समुद्र तट पर आपका राज्य का जो है सीमा अगर समुद्र तट से लग रहा है तो इसका मतलब है उस राज्य पर विदेशी खतरे के आक्रमण के खतरे क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते जाते हैं। तीसरी बात क्या बोला कि राज्य की स्थिति ऐसी हो कि शत्रु देश को आक्रमण से पहले 100 बार सोचना पड़े। मतलब वह बताने का प्रयास करता है कि राज्य की ऐसी स्थिति आप मजबूत करिए कि अगर कोई शत्रु है भी आपका और वह आपके राज्य पर आक्रमण करना भी चाहता है तो आक्रमण करने से पहले उसे कम से कम 100 बार सोचना पड़े। मतलब आपका राज्य हमेशा क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए, उसकी सीमा सुरक्षित हो जाए, ये हो। इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट में है, फिर क्या बोलता है दोस्तों, लाज में प्लेटो ने विधि के शासन को स्थापित करने की बात कहा और कानून को सर्वोच्च माना। जैसे मैंने बार बार कहा कि वास्तव में रिपब्लिक में तो वास्तव में कानून को नीचे मानता है, राजा को, दार्शनिक राजा और राज्य को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन लॉज में वह विधि के शासन को स्थापित करता है और कानून को श्रेष्ठ मानता है। लॉज में प्लेटो ने 37 सदस्यीय सलाह परिषद की स्थापना पर जोर दिया है और कहता है कि इसका कार्य क्या होगा दोस्तों, इसका कार्य शासन कार्यों को परामर्श देना होगा। मतलब जब राजा शासन संबंधी कार्य करेगा तो उस शासन संबंधी कार्य को परामर्श देने के लिए वास्तव में 37 सदस्यीय एक सलाह परिषद की स्थापना की जाएगी। प्लेटो फिर कहता है कि 360 सदस्यीय प्रशासनिक परिषद होगी जिसका चुनाव टिटरी नहीं बल्कि वहां पर तिहरी होता है। क्या तिहरी चुनाव व्यवस्था पर होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कहता है कि भाई देखो, एक तो आपका 37 सदस्यीय सलाह परिषद हो गया जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा राजा के न्यायिक कार्यों में, राजा के प्रशासनिक कार्यों में सलाह देना। और फिर बोलता है कि 360 सदस्यीय प्रशासनिक परिषद होगी जिसका काम क्या होगा, जिसका काम दोस्तों प्रशासन संबंधी कार्य करना होगा। क्या, प्रशासन संबंधी कार्य करना होगा और इसका जो चुनाव होगा वो तिहरी चुनाव व्यवस्था पर होगी। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, प्लेटो ने लाज में 4 प्रकार के न्यायालय की बात किया है। क्या दोस्तों, प्लेटो लॉज में 4 प्रकार के न्यायालय की बात करता है। कौन कौन, एक क्षेत्रीय न्यायालय, कहता है कि ये जो क्षेत्रीय न्यायालय होता है वो क्षेत्र संबंधी मुकदमों को हल करेगा। पंचायती न्यायालय पंचायती क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई करेगा। विशेष न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई करेगा। और आम जनता की जो न्यायालय होगी दोस्तों, अंतिम शक्ति इसी के पास होती है। प्लेटो कहता है कि जो अंतिम शक्ति होगी वो किसके पास होगी, आम जनता के पास होती है। जैसे वर्तमान में भारत का संविधान है, भारत की सारी शक्ति भारतीय जनता में निहित है, उसी प्रकार से जो आम जनता का न्यायालय होगा वो सर्वोच्च होगा और सारी शक्ति उसमें निहित होगी। लास्ट में प्लेटो फिर कहता है क्या कि परिवार व संपत्ति विषयक साम्यवाद पर विचार प्रस्तुत करते हुए कहता है कि राज्य की अनुमति से अभिभावक वर्ग परिवार रख सकता है। अब एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार तो रिपब्लिक में जब वह बात करता है, रिपब्लिक में साम्यवादी संबंधी विचार कर देता है तो सीधे सीधे कहता है, क्या बोलता है, कहता है कि अभिभावक वर्ग यानी जो संरक्षक वर्ग है, अभिभावक या संरक्षक वर्ग है दोस्तों, जिसमें कौन कौन आएगा, जिसमें आपका शासक वर्ग आएगा और शासक के साथ साथ उसमें और कौन आएगा, आप कहेंगे सर उसमें आपका सैनिक वर्ग आएगा, योद्धा वर्ग आएगा। तो एक बार रिपब्लिक में तो सीधे सीधे इनको संपत्ति और परिवार रखने पर सीधे सीधे मना करता है कि इनको ना तो संपत्ति रखने का अधिकार है और ना ही इनको पत्नी रखने का या बच्चे रखने का अधिकार है, इनका परिवार भी अपना नहीं होगा। लेकिन फिर लॉज में आते आते उसका विचार बदल जाता है और लॉज में कहता है कि वास्तव में राज्य की अनुमति से राजा और सैनिक राज्य की अनुमति से वह क्या कर सकता है, वह परिवार रख सकता है। क्या कर सकता है, वह परिवार रख सकता है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एकदम से लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संपत्ति के बारे में क्या बोलता है दोस्तों, तो लॉज में संपत्ति के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति निजी संपत्ति हो सकती है। मतलब अगर आपकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति है तो आपकी निजी संपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका उपभोग आप नहीं करेंगे, बल्कि इसका उपभोग क्या होगा, इसका उपभोग सामूहिक स्तर पर होगा। किससे, सामूहिक स्तर में आप इसका उपभोग करेंगे और इस पर राज्य का नियंत्रण होगा। मतलब जो आपकी संपत्ति होगी दोस्तों, भले आपकी निजी संपत्ति है, वो आपकी निजी संपत्ति हो सकती है, लेकिन उसका उपभोग आप स्वयं नहीं करेंगे, उसका उपभोग आप निजी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं करेंगे, बल्कि उसका उपभोग जो है वो सामूहिक स्तर पर किया जाएगा और राज्य का उस संपत्ति पर नियंत्रण स्थापित होगा। लॉज में ही शिक्षा पर व्यक्त करते विचार क्या व्यक्त किया है दोस्तों, तो लॉज में शिक्षा संबंधी विचार व्यक्त करते हुए प्लेटो कहता है कि 21 वर्ष तक शिक्षा व्यवस्था सभी वर्गों के लिए की जाएगी। अभी आप देखिए, मतलब हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि रिपब्लिक में प्लेटो ने जिन जिन सिद्धांतों की बात किया है, कहीं ना कहीं लॉज में आकर उसने अपने उन सिद्धांतों को परिवर्तित करने का प्रयास किया है। क्यों, क्योंकि अगर आप शिक्षा की बात करें तो रिपब्लिक में प्लेटो सीधे सीधे कहा था, क्या कहा था कि भाई शिक्षा का अधिकार केवल अभिभावक वर्ग को होना चाहिए। यानी जो उत्पादक वर्ग और बच्चे हैं, उनको रिपब्लिक में प्लेटो शिक्षा का अधिकार नहीं देता,
बल्कि स्त्री को देता है। क्यों स्त्री को देता है? क्योंकि स्त्री भी सैनिक और शासक बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो लॉज है, लॉज में सीधे बोलता है क्या कि 21 वर्ष की अवस्था तक क्या होगा, 21 वर्ष की उम्र तक शिक्षा व्यवस्था सभी वर्गों के लिए हो सकती है। मतलब सभी व्यक्ति, सभी वर्ग के लोग 21 वर्ष तक, यानी न केवल अभिभावक, न केवल संरक्षक वर्ग दोस्तों, न केवल संरक्षक वर्ग, बल्कि जो आपके उत्पादक वर्ग हैं वो भी शिक्षा 21 वर्ष तक ले सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा लॉज में बोला है। रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक में नहीं, लॉज में बोलता है प्लेटो। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आगे अगर हम यहाँ पर चलें, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो अब एक बात यहाँ पर आती है, क्या वास्तव में प्लेटो दोस्तों, क्या वो फांसीवादी विचारक था? एक प्रश्न हमारे मन में आता है, क्या प्लेटो फांसीवादी विचारक था? तो देखिए रसेल ने क्या माना, रसेल ने प्लेटो को फांसीवादी विचारक माना है दोस्तों। प्रसिद्ध विद्वान कार्ल पॉपर ने क्या कहा है? कार्ल पॉपर ने कहा है अपनी पुस्तक अपर सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में कहा है कि क्या बोला कि प्लेटो को, पहली बात तो एक दो चीज, रसेल ने प्लेटो को फांसीवादी विचारक कहा, और वास्तव में जो आपके कार्ल पॉपर हैं, कार्ल पॉपर ने अपनी किताब अपर सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में भी प्लेटो को फांसीवादी विचारक कहा है। किंतु वास्तव में प्लेटो क्या फांसीवादी विचारक था? दोस्तों प्लेटो फांसीवादी विचारक बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहली बात तो फांसीवाद, समझिए कि फांसीवाद क्या कहता है। तो दोस्तों जो फांसीवाद है, फांसीवाद में राज्य को साध और व्यक्ति को साधन माना जाता है। मतलब फांसीवाद में सारा कुछ, सारी शक्तियां केवल और केवल राज्य में निहित होती हैं, व्यक्ति केवल एक साधन मात्र होता है। फांसीवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, फांसीवाद जो होता है दोस्तों, फांसीवाद साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। मतलब साम्राज्यवाद का मतलब क्या? वो हमेशा संघर्ष में विश्वास करता है, वो साम्राज्य के विस्तार में विश्वास करता है, और उसके लिए युद्ध का सहारा लेने की बात करता है। मतलब फांसीवाद राज्य को साध्य मानता है, फांसीवाद साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, और साम्राज्यवाद के लिए युद्ध को वह आवश्यक मानता है, और वह मार काट को भी इसमें शामिल करने की बात करता है। लेकिन जो प्लेटो है दोस्तों, प्लेटो ने राज्य को साध्य तो माना था, लेकिन व्यक्ति को, प्लेटो ने राज्य को साध्य माना है और व्यक्ति को साधन मानता है, लेकिन लॉज में वह क्या कहता है? लॉज में वह दार्शनिक राजा को कानून के अधीन कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ बोले कि भाई चलो ठीक है रिपब्लिक के आधार पर, तो उसे हम मान सकते हैं कि रिपब्लिक के आधार पर प्लेटो फांसीवादी विचारक के गुण थोड़े बहुत उसके अंदर आते हैं, लेकिन लॉज में आते आते वह अपने दार्शनिक राजा को भी कानून के अधीन मान लेता है, और इसके अतिरिक्त उसने कभी भी साम्राज्यवाद और युद्ध का समर्थन नहीं किया, बल्कि नैतिकता का समर्थन करता है। इसलिए प्लेटो को हम फांसीवादी विचारक नहीं मान सकते। दोस्तों एक प्लेटो का कथन यहाँ पर दिया है, क्या? यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिछाया है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एक स्टेटमेंट यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिछाया है, ये किसने कहा? ये प्लेटो ने कहा है। और अब देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों क्या है कि कार्ल पॉपर, RHS क्रासमैन प्लेटो को सर्वाधिकारी विचारक मानते हैं, जबकि R निस्बेट सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलो भाई जो कार्ल पॉपर साहब हैं, RHS क्रासमैन साहब हैं, या फिर जो है रसेल हैं, ये सब तो प्लेटो को सर्वाधिकारी विचारक मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह कौन सा एक विचारक है जिसने प्लेटो को सर्वाधिकारी विचारक नहीं माना है? तो क्या हो जाएगा? R निस्बेट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप आगे देखें, यहाँ पर प्लेटो के रिपब्लिक के पात्र कौन कौन है दोस्तों? तो प्लेटो ने रिपब्लिक में क्या क्या लिखा है? सुकरात को, सेफिलस को, पॉलीमार्क्स को, थ्रेसिमेकस को, ग्लॉकन को और एंडीमेंटस को। तो ये और एंडीमेंटस इतने पात्र हैं, मतलब रिपब्लिक में इनके बारे में लिखा है, सुकरात के बारे में, सेफिलस के बारे में, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लॉकन और एंडीमेंटस। कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जरा देखिएगा कि देखिए प्लेटो के विचार, ये जो प्लेटो का पुनः प्रकटन पाया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्लेटो के दोस्तों विचार है, प्लेटो के विचार आगे चल करके किन किन कृतियों में मिलते हैं, किन किन साहित्य में मिलते हैं, तो यहाँ पर उन कृतियों का नाम दिया गया है जिसमें आगे चल करके प्लेटो के विचार को समाहित किया गया है। उसमें एक तो सर टॉमस मोर की यूटोपिया है, इसमें प्लेटो के विचार मिलते हैं। कैम्पानेला के सिटी ऑफ द सन है, इनकी किताब का नाम सिटी ऑफ द सन है, कैम्पानेला की किताब है, इसमें मिलते हैं। और बेकन के न्यू एटकांटिस किताब है, इसमें भी वास्तव में प्लेटो के विचारों का हमें जो है लक्षण दिखाई पड़ता है। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु माना है दोस्तों। इससे भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि जो वास्तव में
कार्ल पापर है, उसने अपनी किताब में, उसी किताब का नाम था द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु माना है। दोस्तों ये आपका है। तो दोस्तों आज हमने इस सेशन में, जो कि बड़ा हो गया है, हमने आज प्लेटो के बारे में पूरी की पूरी थ्योरी देने का प्रयास किया। पूरा का पूरा प्लेटो, पूरा का पूरा कंप्लीट एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट ज्ञान हमने आपको देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन सबसे एक बार अपील करता हूँ भाई कि जो लोग देखें इस वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर दें यहाँ पर, साथ साथ लाइक कर दें यहाँ पर, और लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने बिना नहीं जाना है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे भैया तब तक काम नहीं बनने वाला है। और सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारे कम से कम 50 सब्सक्राइबर कम से कम हमें चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि 50 हो जाएंगे तो हम आपके बीच में लाइव आ सकेंगे, लाइव क्वेश्चन सॉल्व करा सकेंगे और आपके क्वेरीज को हम ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये आपका जो बेल है, जो बेल आइकन होता है उसे आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब तक आप भले सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने बेल को प्रेस नहीं किया है तो हमारी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो फिर वीडियोस के बारे में आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा और आप उस ज्ञान से जो है वंचित रह पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। फ्री की तैयारी करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा टीजीटी का मैटर दे रहा हूँ, तगड़ा वाला मैटर दे रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक और दबा के शेयर करना दोस्तों, दबा के, जिसको बोलते हैं ना, इतना दबा के शेयर करना कि साला वायरल हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।